हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, IIT, JEE, नीट, SSC, बैंक, रेलवेज जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरका गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास टेंथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुकआउट 402 का आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिड टर्म क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन ऑफ विच स्कूल ऑफ सनस्टार ग्लोबल स्कूल ऑफ उत्तर प्रदेश। सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट स्कूल और यहाँ पर हम मिड टर्म पेपर सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे इस स्कूल का। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि हम इस स्कूल के मिड टर्म पेपर सॉल्यूशन को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके दो रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने से आपको ये पता चल जाने वाला है कि एग्जाम में किस पैटर्न पर क्वेश्चंस आने वाले हैं, और पैटर्न तो हम वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि हर एक चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे हुए गए हैं। ओके, सो यदि आप चाहते हो कि आपका भी मिड टर्म पेपर डिस्कस किया जाए, उसके भी सॉल्यूशन को आप यदि देखना चाहते हो तो आप मेल कर सकते हो मेल ID पर, और साथ ही हम आपके पेपर को भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ओके, सो जैसे कि आप सभी देख रहे हो कि हम यहाँ पर मिड टर्म क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। सो इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो आपको यहाँ मिल जाने हैं, और आपको हर तरीके से इसके बारे में पता चलेगा कि कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, किस तरीके से आपको आंसर करके आना है। अब IT बुक कोड 402 हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और सारे वीडियो लेक्चर्स एवरी चैप्टर के अवेलेबल है। सो आप एक्सेस कर सकते हो www.magnetbrains.com वेबसाइट से भी। साथ ही मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, प्ले स्टोर से भी वहां से डाउनलोड कर सकते हो। यूट्यूब पे तो सारी वीडियोस ऑलरेडी है, नहीं मिलती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्जाम में आपको 2 आवर्स मिलना है। फाइन, कोई भी पेपर को सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहला काम होता है कि हमें जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना चाहिए एक बार। जब आप एक बार जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हो तो आपको पेपर के बारे में आइडिया हो जाता है कितने क्वेश्चंस है, कितने सेक्शंस में है, साथ ही कितने मार्क्स के हैं, और आपको किस तरीके से आंसर लिखना है और क्या क्या चॉइसेस आपको मिलनी है। फाइन, सो इसीलिए इंस्ट्रक्शंस पढ़ना एक बार बहुत जरूरी होता है और केयरफुली हमें इंस्ट्रक्शंस पढ़नी होती है। सो यहाँ पर देखो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन क्या दी हुई है। दिस क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 2 पार्ट्स A and B कंसिस्ट ऑफ 27 क्वेश्चंस। मतलब कि यहाँ पर 2 पार्ट में इस पेपर को डिवाइड किया गया है, जिसमें 27 क्वेश्चंस आपको टोटल मिलना है। ओके, 2 आवर्स का पेपर होगा और 50 मार्क्स का पेपर है। अब क्योंकि आप सभी को पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सो यहाँ पे आपको 50 मार्क्स का अगर थ्योरी पेपर पूछा गया है तो आपको 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी पूछा जाएगा, राइट। सो प्रैक्टिकल के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसके पेपर को डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें 27 क्वेश्चंस आपको मिलने हैं, जिसमें पार्ट A एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और पार्ट B सब्जेक्टिव स्किल्स दोनों पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे हैं। अब आप सभी को पता है कि आपकी जो बुक है वो पार्ट A और पार्ट B में डिवाइडेड है। पार्ट A में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से रिलेटेड चैप्टर से, और पार्ट B में आपके सब्जेक्टिव स्किल्स। मतलब कि यहाँ पर हमने 10th में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, स्प्रेडशीट्स, नेटवर्किंग के बारे में डिटेल में समझा था, राइट। सो पार्ट A की क्या इंस्ट्रक्शन है वो देख लें। पार्ट A in which question number 1 carrying 1 mark each and question number 2 carrying 2 mark each। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 and 2 दो क्वेश्चंस यहाँ अवेलेबल है, और दोनों क्वेश्चंस में जितने भी फर्दर क्वेश्चंस होंगे वो 1 और 2 मार्क के होंगे। ओके, ये चीज आपको समझ में आई। आगे बढ़ते हैं पार्ट B में। इन विच क्वेश्चन नंबर 1 कैरिंग 1 मार्क ईच, क्वेश्चन नंबर 2 कैरिंग 2 मार्क्स ईच, क्वेश्चन नंबर 3 कैरिंग 3 मार्क्स ईच एंड क्वेश्चन नंबर 4 कैरिंग 5 मार्क्स ईच। मतलब पार्ट A में आपको 2 क्वेश्चंस मिलना है, क्वेश्चन नंबर 1 and 2, और यहाँ पर ईच कैरिंग 1 एंड ईच कैरिंग 2 मार्क्स, ठीक है। पार्ट B में जिसमें कि हम बात कर रहे हैं सब्जेक्टिव स्किल्स, तो यहाँ पे आपको टोटल मिलना है कितने क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 मार्क का होगा, क्वेश्चन नंबर 2 मार्क का होगा, क्वेश्चन नंबर 3 मार्क ईच एंड क्वेश्चन नंबर 4 5 मार्क ईच। मतलब हर एक क्वेश्चन में फर्दर कुछ क्वेश्चंस होंगे 1 2 3 4 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग। ओके, सो ये चीज समझ में आ गई कि पैटर्न क्या है। पैटर्न ये है कि आपका जो पेपर है वो पार्ट A और पार्ट B में डिवाइडेड है, जैसे आपकी बुक में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बिल्कुल उसी तरीके से। पार्ट A से 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 और 2 मार्क्स के, और पार्ट B में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और वो 1 2 3 एंड 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग होंगे। ओके, पैटर्न हमें क्लियर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर को। सो पार्ट A दैट इज एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स।
अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में हमने कुछ चैप्टर्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सीखा था कि किस तरीके से अपने आपको आप डेवलप कर सकते हो, मतलब अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए ये चैप्टर बेसिकली ये पार्ट ए बनाया हुआ है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, जिसमें हमने कम्युनिकेशन किस तरीके से बिल्डअप करना है, खुद को कैसे मोटिवेट करना है, ठीक है, स्ट्रेस किस तरीके से कम करना है और अपने आप से अच्छे से कैसे वर्क करना है, ये देखा था। एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या स्किल्स हमारे अंदर होना चाहिए, इन्वायरमेंट को किस तरीके से आप सेफ रख सकते हो। सो इस पर बेस्ड आपका पूरा फर्स्ट पार्ट है और इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि 1 मार्क ईच क्वेश्चन होगा यहाँ पर। सो अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ गिवन 5 क्वेश्चंस, मतलब 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं, उनमें से कोई 4 अटेम्प्ट करना है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। सो क्या है, ये भी कुछ फिलअप्स के फॉर्म में है। ओके, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन शुड मेंटेन डैश इन इट्स ऑब्जेक्टिव। अब कम्युनिकेशन वाला पूरा चैप्टर हमने पढ़ा, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से कम्युनिकेशन को आप डेवलप कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, क्या स्किल्स आपके अंदर होना चाहिए एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने के लिए। ओके, सो कम्युनिकेशन शुड मेंटेन डैश इन इट्स ऑब्जेक्टिव। सो जब आप बहुत अच्छे वे में किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप्स बिल्ड होती हैं, है ना। सो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, रिलेशनशिप, राइट, कि कम्युनिकेशन शुड मेंटेन रिलेशनशिप इन इट्स ऑब्जेक्टिव। फाइन, नेक्स्ट देखो, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनकोडेड इंफॉर्मेशन इनटू अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। अब यहाँ पे हमने कम्युनिकेशन साइकिल को डिस्कस किया था नेक्स्ट चैप्टर में, राइट। तो कम्युनिकेशन साइकिल में हमने कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स देखी थी। सबसे पहले क्या कि सेंडर जो पर्सन होता है वो मैसेज को सेंड करता है, जिस वे में वो सेंड कर रहा है ना, जिसके थ्रू वो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है वो एक चैनल कहलाता है। तो चैनल क्या हुआ, एक माध्यम हुआ जिसकी मदद से मैसेज सेंड होता है। उसके बाद आता है आपका क्या, एनकोडिंग प्रोसेस, कि मैसेज आपका किस फॉर्मेट में जा रहा है, ठीक है, वो एनकोडिंग हुआ। अब रिसीवर तक पहुंचने के पहले वो मैसेज क्या होता है, डीकोड होता है, और डीकोड होने के बाद में रिसीवर के पास वो मैसेज पहुंचता है। सो यहाँ पर हमने कुछ स्टेप्स देखी थी, क्या कि सेंडर पर्सन, फिर चैनल जिसके थ्रू मैसेज कन्वे किया जा रहा है, एनकोड मतलब मैसेज आपका एनकोड वे में जा रहा है, डीकोड, फिर रिसीवर उसे समझ पा रहा है, देन रिसीवर, ये कुछ 5-6 प्रोसेस हमने देखी थी कब, कम्युनिकेशन साइकिल में। सो यहाँ पे आपसे पूछा है डैश इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनकोडेड इंफॉर्मेशन इनटू अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। तो रिसीवर के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में जब मैसेज कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम यहाँ पर, उसे हम कहते हैं डीकोडिंग। क्या कहते हैं, डीकोडिंग। सो बात समझ में आ गई कि डीकोडिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें एनकोडेड मैसेज जो सेंडर ने सेंड किया है वो कन्वर्ट होता है और रिसीवर उसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है। फाइन, नाउ डैश रिफर्स टू सेल्फ एक्टिंग और सेल्फ ऑपरेटिंग। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डैश रिफर्स टू सेल्फ एक्टिंग और सेल्फ ऑपरेटिंग। जब आप खुद से सेल्फ एक्ट कर सकते हो, सेल्फ अपने आप को ऑपरेट कर सकते हो, तो इसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्टिंग विदाउट आउटसाइड इन्फ्लुएंस। मतलब बाहर का किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं करता है, आप खुद से अपने काम कर रहे हो, खुद से खुद को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है, और हर जगह अपने तरीके से एक्ट कर रहे हो, राइट। सो एक्टिंग विदाउट आउटसाइड इन्फ्लुएंस, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सेल्फ एक्टिंग और सेल्फ ऑपरेटिंग। समझ में आया। नाउ डैश इज पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सो यहाँ पर लाइनेक्स का नाम आपको लिखना है, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है, राइट। विंडोज तो मोस्ट पॉपुलर है ही ऑपरेटिंग सिस्टम, बट पोर्टेबल यदि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो लाइनेक्स इज द पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम। सो होप आपको इस जो पार्ट है कि हमें अभी फिलअप्स देखे इनसे कुछ आइडिया लग गया होगा कि यदि एग्जाम में पार्ट ए से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्वियस पार्ट ए आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, सो कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं चैप्टर से, राइट। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, एन इंडिविजुअल हु इनिशिएट्स, क्रिएट्स एंड मैनेजेस अ न्यू बिजनेस कैन बी कॉल्ड। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये एमसीक्यू बेस्ड है, जो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पूछा है वो एमसीक्यू बेस्ड है कि वो पर्सन, वो इंडिविजुअल जो किसी बिजनेस को क्रिएट करता है, इनिशिएट करता है, मैनेज करता है, ओके, मतलब बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसके लिए इनिशिएटिव लेता है और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में उसमें कुछ मनी लगाता है और उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है, सो उस पर्सन को हम क्या कहते हैं,
उसे हम लीडर कहते हैं, मैनेजर कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं या प्रोफेसर कहते हैं। सो ऑब्वियस लीडर भी नहीं कहेंगे, मैनेजर भी नहीं कहेंगे और प्रोफेसर भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है पार्ट ए में एंटरप्रेन्योरशिप वाले चैप्टर में कि वो पर्सन जो खुद से इनिशिएटिव लेता है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उस पर्सन को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। सो क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर? थर्ड, दैट इज एंटरप्रेन्योर। ओके, सो समझ में आ गए। अब ये जो मैंने बताया आपको क्या कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 5 क्वेश्चन में से कोई सा भी 4 अटेम्प्ट करना है। ओके, एक क्वेश्चन आपको चॉइस में यहाँ मिला है, सो आप कोई से भी 4 करके आ सकते हो, राइट। यही इस पेपर का बेसिकली पैटर्न था पार्ट ए के क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, देखो, अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ गिवन 5 क्वेश्चंस, कि आपको कुछ 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे और उनमें से आपको 3 अटेम्प्ट करना है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें ईच कैरी 2 मार्क्स, तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। फाइन, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग है, मतलब यहाँ पे आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखना है। सो क्या होता है कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ पर्सन शेयर देयर आइडियाज, व्यूज, थॉट्स टू अनदर पर्सन, राइट। यही हमने देखा था डेफिनेशन। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन को कैसे हमने एक्सप्लेन किया था कि एक पर्सन होता है जिसे हम सेंडर कहते हैं, वो पर्सन क्या करता है, अपने आइडियाज़ को, व्यूज़ को, थॉट्स को शेयर करता है, किसके साथ? रिसीवर के साथ। सो रिसीवर उसे एक्सेप्ट करता है, समझता है, उसके आइडियाज़ को क्या करता है, एक तरीके से अंडरस्टैंड करता है, और बाद में क्या शेयर करता है, फिर अपना फीडबैक शेयर करता है। तो ये क्या हो गई, पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस हो गई, है ना, कि सेंडर शेयर देयर आइडियाज़, व्यूज, थॉट्स, और रिसीवर उसे समझता है, समझने के बाद में एक रिप्लाई सेंड करता है, मतलब फीडबैक सेंड करता है। सो इस पूरी होल प्रोसेस को हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। सो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखकर आनी है। सो होप आप इजीली आप कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लिखकर आ सकते हो, राइट। यदि ऐसा कभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है तो फाइन, अच्छे से समझ में आ गया। अब कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारे वीडियो लेक्चर्स मेरे अवेलेबल है, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी देखा था, ओरल, रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, डेफिनेशन समझा, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कम्युनिकेशन साइकिल क्या होते हैं, क्या क्या बैरियर्स होते हैं जो कम्युनिकेशन में आते हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का यहाँ पे बन सकता है। ओके, सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़ना है। सो जो मैंने अभी आपको नाम बताया, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, आपसे बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। फाइन, सो आंसर पता चल गया क्या लिख कर आना है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज गोल सेटिंग। अब गोल सेटिंग क्या होता है? गोल का मतलब आपका एम, कि आपका क्या एम है, क्या आप गोल आपने क्या सेट किया हुआ है अपनी लाइफ के लिए, आपको क्या अचीव करना है अपनी लाइफ में, ठीक है, उसी को बोलते हैं बेसिकली गोल। सो यहाँ पे गोल सेटिंग का मतलब क्या हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर गोल को अचीव करना है तो उसके लिए आप क्या स्टेप्स लेने वाले हो, है ना। सो क्या नेसेसरी स्टेप्स है जो आप लोगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसी को गोल सेटिंग कहते हैं। सपोज आप अपनी लाइफ में डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो, बहुत अच्छा बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है, व्हाट स्टेप्स यू फॉलो, ठीक है। सो उसी को हम कहते हैं गोल सेटिंग। तो यहाँ पर आप अपने गोल को, जो आपका गोल है कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, सो ये तो बहुत दूर है ना, अभी इसको अचीव करने में आपको टाइम लगेगा। सो यहाँ पर आप उसके लिए जो स्टेप्स लेते हो, लाइक स्टेप्स क्या हुआ कि आपने अपने गोल को छोटे छोटे स्मॉल गोल्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। स्मॉल गोल्स में जब आप इसे डिवाइड कर लेते हो और जब आप धीरे धीरे इनको अचीव करते जाते हो, तब आप अपने बिगर गोल को अचीव करते हो। सो बेसिकली इसी पूरी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज नोन एज गोल सेटिंग। अच्छे से समझ में आया कि किसी भी बिगर गोल को अचीव करने के लिए जब आप उसे स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो, छोटे छोटे स्मॉल गोल्स बना लेते हो, फिर उनके अकॉर्डिंग उन्हें अचीव करते चलते हो, देन यू विल अचीव दिस। ओके, अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल ले लें इसको और अच्छे से समझने के लिए। सपोज आपके 1 महीने के बाद में एग्जाम है, ऑब्वियस आपके 2-3 मंथ्स के बाद एग्जाम है, राइट। तो आपने अपना गोल डिसाइड किया है क्या कि आपको 90 से 100% के बीच में अपना स्कोर करना है परसेंटेज, राइट। तो अब उसके लिए आप क्या करते हो, क्या स्टेप्स लेते हो। सो अब आप उसके लिए क्या करोगे, एक शेड्यूल प्रिपेयर करोगे, है ना। मतलब आपने कुछ छोटे छोटे गोल्स को डिसाइड कर लिया कि मैं 10 दिन में इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करूंगा, नेक्स्ट आने वाले 10-15 डेज में इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करूंगा, फिर जो बचे रिमेनिंग डेज है उनमें मैं इस तरीके से रिवीजन करूंगा। सो ये क्या हुआ, आपने छोटे छोटे टास्क डिफाइन कर लिए अपने लिए, और जब आप इन्हें टाइम टू टाइम अचीव कर लोगे तो आप अपने बिगर गोल को, जो आपका टारगेट था, आप उससे अचीव कर पाओगे। सो यही तो सेटिंग हुई कि जो आपने अपने बिगर गोल को अचीव करने के लिए डिसाइड किया। ओके, सो जो भी स्टेप्स हैं, द स्टेप्स यू आर टेकिंग टू अचीव योर गोल, दैट इज नोन एज गोल सेटिंग। ओके,
नाउ व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन एंड गिव वन एग्जांपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सेल्फ मोटिवेशन की आपको डेफिनेशन भी लिखनी है और एक एग्जांपल भी देना है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर लिखकर आना है, राइट। सो सेल्फ मोटिवेशन क्या हुआ, जब खुद से हम किसी काम को करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो हम उस काम को करने में कैपेबल होते हैं। तो बेसिकली इसी को क्या कहते हैं, हम सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं, राइट। तो क्या डेफिनेशन लिख कर आओगे कि सेल्फ मोटिवेशन ड्राइव्स अ पर्सन टू अटेम्प्ट और accomplish a task, right? To attempt a task और accomplish a task, इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन लिखकर आ सकते हो, है ना। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या देकर आओगे, सपोज आपको अपना वेट लूज करना है, तो अब वेट लूज करना है भैया, तो क्या करना है आपको, आपको खुद से मोटिवेट होना है। उसके लिए आपको रेगुलरली जिम जाना है, आपको अपनी डाइट को प्रॉपर फॉलो करना है, प्रॉपर डाइट लेना है। तो एक दिन आप क्या कर पाओगे, वेट को लूज कर पाओगे, और कहीं ना कहीं उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप खुद से मोटिवेट होंगे, राइट। सो ये चीज़ जो है इसी को बेसिकली सेल्फ मोटिवेशन कहा जाता है। तो लाइफ में हमेशा हर पर्सन के अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, ओके। सो कभी भी आप देखना, यदि आप कोई आंसर बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपके अंदर आगे और आंसर्स करने की कैपेबिलिटी आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, राइट। यदि आप कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो और वहाँ पे यदि आप उस स्पोर्ट्स में जीत जाते हो, ठीक है, लाइक आप विनर होते हो, तो वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। तो जब कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, किसी भी काम को करने के लिए आप कैपेबल हो रहे हो, इट मीन्स कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो। तो व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन, टू कंप्लीट अ टास्क। यही चीज हमारे अंदर होनी चाहिए जब आप कॉन्फिडेंटली काम करते हो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंशन, सेल्फ मोटिवेशन। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो आप ज़रूरी नहीं कि जो मैंने दिया है वही लिख कर आना है, अपनी ओन लैंग्वेज में आप कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिख कर आ सकते हो, फाइन। सो ये चीज़ समझ में आई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, लिस्ट 2 इंपॉर्टेंट रोल्स प्लेड बाय द सोसाइटी टू बूस्ट अप एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने के लिए सोसाइटी क्या रोल प्ले करती है। अब एंटरप्रेन्योर पता है अच्छे से क्या होता है, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। सो एंटरप्रेन्योर स्किल्स वाला पूरा चैप्टर, पूरी यूनिट मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसमें हमने 2 चैप्टर्स पढ़े हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो जिसने भी नहीं देखा है। बट होप आप सभी ने वीडियोज़ देखे होंगे, आपको सभी को अच्छे से पता भी होगा, क्यों, क्योंकि हम बहुत पहले पूरा कोर्स सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। सो एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो कि किसी भी न्यू बिजनेस को स्टार्ट करता है, इनिशिएटिव लेता है, ठीक है, क्रिएट करता है, बिजनेस को मैनेज करता है, ठीक है। अब जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, एक मिनिमल स्मॉल अमाउंट से शुरू करता है, ठीक है, और वो अपने अंदर कहीं ना कहीं जब बिजनेस को कर रहा होता है, स्टार्ट कर रहा होता है, एट दैट टाइम उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशंस होते हैं, हम यह बोल सकते हैं वो स्किल्स होते हैं जिसकी मदद से वो आगे बढ़ता है और एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन करता है। सो उन्हीं बेसिकली स्किल्स को हम कहते हैं यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। सो एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप आपको क्लियर है, वो पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है, वो एंटरप्रेन्योर हुआ, और जब वो प्रॉपर स्किल्स के साथ में उस बिजनेस को आगे बढ़ाता है तो वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको सोसाइटी क्या रोल प्ले कर रही है, तो 2 इंपॉर्टेंट रोल आपको बताने हैं। तो देखो, सबसे पहला तो सोसाइटी प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल, ठीक है, क्या, सोसाइटी प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल। नेक्स्ट क्या हो जाने वाला है यहाँ पर कि आप जो बिजनेस है, सोसाइटी की मदद से ही तो क्या हो रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पा रहा है ना बिजनेस पर्सन को। सो फाइनेंशियल सपोर्ट भी सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है। भाई पूरा मार्केट ही कौन क्रिएट कर रहा है ना, एक मार्केट ही क्रिएट कर रहा है सोसाइटी ना बिजनेस के लिए। आप बिजनेस खोल के बैठे हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में, तो सोसाइटी के जो लोग हैं वही आपको रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक मार्केट वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, और उसी की मदद से उस पर्सन को, एंटरप्रेन्योर को, जो भी बिजनेस पर्सन है, उसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल पा रहा है। तो सोसाइटी के तो बहुत सारे रोल्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, क्यों, क्योंकि सोसाइटी ही एक तरीके से मार्केट क्रिएट करता है जहाँ पर कोई पर्सन बिजनेस करता है। सो 2 इंपॉर्टेंट रोल बताने, मैंने आपको यहाँ 3 बताया, आप अपने अकॉर्डिंग इनको लिख सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर में बहुत अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। सो एंटरप्रेन्योरशिप से कैसा क्वेश्चन आ सकता है ये हमने देखा। अब जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, एंटरप्रेन्योर से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, फाइन। सो अच्छे से इसे पढ़ लेना, समझ लेना एग्जाम के लिए। नाउ ई क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टास्क बार। अब आपको टास्क बार पर शॉर्ट नोट लिखकर आना है, फाइन। सो यहाँ पे देखो, टास्क बार सबसे पहले पता होना चाहिए कि होता क्या है, वही नहीं पता है तो हम कैसे शॉर्ट नोट लिख कर आएंगे। सो आप सभी ने डेस्कटॉप स्क्रीन देखी है ना। अब डेस्कटॉप का मतलब क्या हुआ
कि वेन एवर यू स्टार्ट द कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट अपीयर जो स्क्रीन होती है ना, जो सबसे पहली स्क्रीन होती है जहाँ पर कुछ इस तरीके से आइकन्स बने होते हैं, कुछ फोल्डर्स दिखते हैं आपको, राइट, उसमें सबसे बॉटम पे जो आपको बार दिखती है वही कहलाती है टास्क बार। क्या कहलाती है? टास्क बार। जहाँ पे स्टार्ट बटन होता है कुछ इस तरीके से, विंडोज़ का साइन बना होता है, यहाँ कुछ टाइम लिखा होता है जो अभी करंटली टाइम चल रहा है, कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं आपको, है ना, कुछ हम बोले वाईफाई वगैरह आपने कनेक्ट किया है उसके ऑप्शंस दिखते हैं। यहाँ पे करंट रनिंग ऐप शो होती है। क्या शो होती है? करंट रनिंग ऐप, कि कौन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हो। सपोज आप वीएलसी मीडिया प्लेयर खोल के बैठे हुए हो, सॉन्ग सुन रहे हो, आप डॉक फाइल बना रहे हो कुछ, ठीक है, सो वो सब यहाँ पे शो होता है। स्टार्ट बटन में कुछ मेन्यूज आपको शो होता है। सो पर्टिकुलरली इसी बार को क्या कहते हैं हम? टास्क बार कहते हैं। ये तो हमें क्लियर है अच्छे से कि डेस्कटॉप स्क्रीन पर सबसे बॉटम में जो बार होती है, हॉरिजॉन्टल जो बार होती है, उसी को हम कहते हैं टास्क बार। तो इतना क्लियर हुआ क्या कि टास्क बार एक हॉरिजॉन्टल बार होती है जो कहाँ मिलती है आपको? डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप क्या हो गया आपका? फर्स्ट मोस्ट अपीयर स्क्रीन व्हेनेवर यू स्टार्ट द कंप्यूटर। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है? इसमें आपको स्टार्ट बटन मिलता है जहाँ से आप सारी प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हो, साथ ही आप स्टार्ट बटन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हो, राइट। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। कंप्यूटर से रिलेटेड सेटिंग कर सकते हो, कंट्रोल पैनल आपको ऑप्शन मिलता है, स्टार्ट बटन हो गया, फाइन। इसके बाद यहाँ पे जो भी करंटली रनिंग ऐप है वो आपको मिलती है ना, करंटली रनिंग एप्लीकेशंस भी मिल जाती हैं। ये मिडिल एरिया में जो भी सॉफ्टवेयर पे आप वर्क कर रहे हो। और राइट साइड पे होता है डेट एंड टाइम बार। डेट एंड टाइम आपको यहाँ से पता चल जाता है, डेट टाइम की सेटिंग कर सकते हो राइट क्लिक करके। जो नोटिफिकेशंस आते हैं ना अपडेशन से रिलेटेड जो भी, तो जस्ट इसके पास में यहाँ पे आप नोटिफिकेशंस भी एक्सेस कर सकते हो, राइट। स्पीकर से रिलेटेड सेटिंग, जो भी कुछ छोटे छोटे स्मॉल आइकन्स यहाँ लगे होते हैं, आप क्विकली यहाँ से भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हो। तो काफ़ी कुछ आप शॉर्ट नोट में लिख कर आ सकते हो टास्क बार से रिलेटेड। सो होप आपको इसका आंसर भी समझ में आया कि किस तरीके से लिख कर आना है। चाहो तो आप यहाँ पे छोटा सा डायग्राम भी ड्रॉ करके आ सकते हो, बट क्योंकि 2 मार्क्स में पूछा है राइट शॉर्ट नोट, तो आप एक शॉर्ट नोट के वे में भी लिख कर आ सकते हो, फाइन। सो ये कुछ 5 क्वेश्चंस थे पार्ट ए के, जिनमें से सिर्फ आपको 3 क्वेश्चंस करने थे 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग, फाइन। आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम पार्ट बी पर। सो पार्ट बी इज द सब्जेक्ट। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा है, अटेम्प्ट एनी 10 आउट ऑफ गिवन 12 क्वेश्चंस। सो आपको 12 क्वेश्चंस में से कोई से भी 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का होगा? यहाँ पर 1 मार्क का होगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, ये देखा था हमने इंस्ट्रक्शंस में। सो 12 में से 10 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। सो फर्स्ट यहाँ पे पूछा, डैश फंक्शंस की इज यूज्ड टू ओपन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। अब वर्ड में स्टाइल्स फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस होते हैं। सो कौन सी फंक्शनल की है? कीबोर्ड में F1 से F12 तक फंक्शनल की होती है। सो उनमें से कौन सी फंक्शन की है जिसका यूज आप कर सकते हो स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करने के लिए? सो ध्यान रखना यहाँ पर इस शॉर्टकट की का नाम है, आपका फंक्शनल की का नाम है F11। F11 से आप स्टाइल्स को ओपन कर सकते हो, विंडो में जो भी है उसे फॉर्मेट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, शॉर्टकट की टू कॉपी इमेज। अब इमेज को कॉपी करना है, टेक्स्ट को कॉपी करना है, तो उसके लिए जिस शॉर्टकट की का यूज करते हैं हम, Ctrl+C, CTRL+C से आप किसी भी टेक्स्ट को, इमेज को कॉपी कर सकते हो, राइट। अ पॉपुलर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज। डेटा मैनिपुलेशन की जो पॉपुलर लैंग्वेज है तो हम उसे क्या बोलते हैं? कौन सी लैंग्वेज हमने देखी थी DBMS में? SQL लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, है ना। अब SQL का फुल फॉर्म भी आ सकता है पूछने के लिए, तो ध्यान रखना है SQL लैंग्वेज जो कि डेटा मैनिपुलेशन के लिए पॉपुलर लैंग्वेज है। नाउ अ डैश इज यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज अ रो इन अ टेबल। टेबल में जो रो होती है उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम उसके लिए यूज करते हैं यहाँ पर प्राइमरी की का। तो प्राइमरी की के बारे में सभी ने पढ़ा है, मैंने समझाया था डिफरेंट टाइप ऑफ कीज। तो डेटाबेस में जो कीज वाला कॉन्सेप्ट है उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें प्राइमरी की, फॉरेन की, डिफरेंट टाइप की कीज को हमने यहाँ डिस्कस किया था, जिसमें प्राइमरी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि प्राइमरी की मदद से ही हम टेबल में हर एक रिकॉर्ड को, हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, राइट। नाउ अ डैश हेल्प्स टू डिस्प्ले द डेटा इन समराइज्ड फॉर्म। समराइज्ड फॉर्म में यदि आपको डिस्प्ले करवाना है डेटा को, तो डेटाबेस का हम कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करते हैं? तो डेटाबेस में हमने देखा था रिपोर्ट, है ना, कि टेबल्स भी क्रिएट की थी, फॉर्म्स भी क्रिएट किया था। तो रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट की मदद से आप टेबुलर डेटा को एक समराइज्ड वे में शो कर सकते हो, है ना। सो रिपोर्ट आएगा यहाँ पे, क्लियर। नाउ स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सो ये कुछ
क्या थे, फिलअप्स थे। अब इसके बाद में ट्रू फॉल्स पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर कैन बी मल्टीपल प्राइमरी कीज इन अ टेबल। अब क्या किसी टेबल में एक से ज़्यादा प्राइमरी की होती है? नो, बिल्कुल नहीं होती है। तो क्या होगा इसका आंसर? फॉल्स, क्योंकि किसी भी टेबल में आप एक ही कॉलम पर प्राइमरी की बना सकते हो, एक से ज़्यादा प्राइमरी की आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। एक से ज़्यादा यदि कीज बनानी होती है तो उसे हम कंपोजिट की के नाम से जानते हैं, ठीक है, मोर देन वन, जहाँ पे कॉलम्स को आप कीज बनाते हो। सो एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं होती, प्राइमरी की हमेशा एक ही कॉलम पे क्रिएट की जाती है। जैसे यदि स्टूडेंट टेबल की बात करते हैं तो स्टूडेंट का रोल नंबर ही प्राइमरी की बनेगा। यदि आपको कोई और कॉलम को प्राइमरी की बनाना है तो वो भी किसी सिंगल कॉलम पे ही बनाओगे, ठीक है, या तो आप रोल नंबर को बनाओ या एनरोलमेंट नंबर को बनाओ। ओके, सो एक से ज़्यादा प्राइमरी की एग्जिस्ट नहीं करती है। सो ये सारे फिलअप्स, और इसमें एक पूछा था आपसे क्या, ट्रू फॉल्स, जो हमने यहाँ टिक किया। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फाइन, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। अब जी वाला क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्टिकल अलाइनमेंट ऑप्शन अंडर द फॉर्मेट अलाइनमेंट मेन्यू। अब वर्ड डॉक्यूमेंट को आप फॉर्मेट कर सकते हो, फॉर्मेटिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, राइट। यहाँ पे आपसे पूछा है कि फॉर्मेट में जब आप अलाइनमेंट पे आते हो, किस पे आते हो, अलाइनमेंट मेन्यू पर आते हो, तो अलाइनमेंट में आपको वर्टिकल अलाइन करना है। वो भी कैसा अलाइन करना है, वर्टिकल। तो वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ आपको नहीं मिलता है, नॉट। बहुत ध्यान से समझना। तो यदि अलाइन करना है आपको टेक्स्ट को, तो देखो यहाँ पे पहले हम हॉरिजॉन्टल समझ लेते हैं। जब आप टेक्स्ट ऐसे लिखते हो तो आप क्या करते हो, लेफ्ट अलाइन करते हो, राइट अलाइन करते हो टेक्स्ट को, या फिर आप सेंटर अलाइन करते हो, या फिर आप जस्टिफाई करते हो। ये 4 हमें अलाइनमेंट मिलती है कब, जब हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात करें। लेकिन वहीं जब हम वर्टिकल अलाइनमेंट की बात करते हैं टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट आपका या तो टॉप पे आता है या बॉटम में आता है, राइट। आप कैसे टॉप बॉटम में सेट कर सकते हो, यहाँ पर आपको कैसे सेट करना होता है, या फिर आप मिडिल में सेट कर सकते हो। सो आपसे पूछा है कि वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए आप किस तरीके से, कौन से अलाइनमेंट का यूज करते हो। सो टॉप मिडिल बॉटम का हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा नॉट, तो नॉट मतलब क्या आ जाने वाला है आपका करेक्ट आंसर, सेंटर। क्योंकि सेंटर अलाइनमेंट कहाँ यूज होती है, सेंटर अलाइनमेंट यूज होती है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में, लेफ्ट राइट सेंटर। और टॉप मिडिल बॉटम, टॉप मिडिल बॉटम यूज होती है वर्टिकल अलाइनमेंट में। सो कौन सा ऑप्शन है जो यूज नहीं होता है, सेंटर यूज नहीं होता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया। या कंफ्यूजन होता है बच्चों को जनरली कि सेंटर पे टिक करें या मिडिल पे टिक करें, तो ध्यान रखना सेंटर पे टिक करके आना, क्योंकि सेंटर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में सेंटर में सेट करने के लिए यूज होता है। ओके, नाउ अ कैरेक्टर स्टाइल डज इम्पैक्ट ऑन, अ कैरेक्टर स्टाइल डज इम्पैक्ट ऑन। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में स्टाइल्स को अपीयर, किस तरीके से आप स्टाइल्स को सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स को हमने डिस्कस किया था, लाइक पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल। ओके, सो यहाँ देखो, अ कैरेक्टर स्टाइल डज इम्पैक्ट ऑन, कैरेक्टर स्टाइल किसको इम्पैक्ट करता है, करंट पेज को, सिलेक्टेड कैरेक्टर को, करंट पैराग्राफ को, या ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे भी कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन आपसे पूछा है, ध्यान से देखो। कैरेक्टर स्टाइल के बारे में पूछ रहे हैं, तो जब आप किसी कैरेक्टर को सिलेक्ट करोगे तभी आप उस पर अप्लाई कर पाओगे, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे, सिलेक्टेड कैरेक्टर इज द करेक्ट आंसर। फाइन, करंट पैराग्राफ, तो यदि पैराग्राफ स्टाइल आप सिलेक्ट करते हो तो ओवरऑल पूरा पैराग्राफ पर्टिकुलर उस स्टाइल से फॉर्मेट हो जाता है, राइट। सो इसके लिए हम पैराग्राफ स्टाइल को यूज करते हैं। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सिलेक्टेड कैरेक्टर। फाइन, नेक्स्ट, नाउ डेटा वैलिडेशन रिफर्स टू। अब डेटा वैलिडेशन का क्या मतलब हुआ, डेटा वैलिडेशन मतलब कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं व्हेनेवर यू स्टोर इन्फॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम और डेटाबेस। जब डेटाबेस में आप डेटा को स्टोर करवाते हो, टेबल्स वगैरह क्रिएट करते हो, राइट। तो जब भी ये प्रोसेस होती है तो वहाँ पर डेटा वैलिडेट किया जाता है। वैलिडेट मतलब चेक किया जाता है ना, कि एक्यूरेट डेटा है कि नहीं, राइट। सो डेटा वैलिडेशन को हम किससे रिफर करते हैं, यहाँ पे डेटा इनकंसिस्टेंसी से। तो इनकंसिस्टेंसी तो यही रॉन्ग हो गया, कंसिस्टेंट डेटा जाता है डेटाबेस में, राइट। डेटा सिक्योरिटी, जब डेटा वैलिड होगा उसके बाद ही सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी, मतलब आपका जो डेटाबेस है वो वैलिड होगा, प्रॉपर तरीके से सेट होगा, है ना, तब हम उसमें सिक्योरिटी अप्लाई करेंगे कि डेटाबेस को कोई अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस ना कर पाए। सो हम इससे रिफर भी नहीं करेंगे। डेटा शेयरिंग,
ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है कि डेटाबेस में आप टेबल्स को शेयर कर रहे हो लाइक दिस। डेटा इंटीग्रिटी, यस, ये जरूर इससे रिफर कर रहा है, मतलब डेटा वैलिडेशन रिफर्स टू डेटा इंटीग्रिटी। यहाँ पे डेटा की एकजुटता की बात आती है, मतलब कि डेटा को एक्यूरेसी उसके प्रॉपर फॉर्मेट के साथ यहाँ पे जज किया जाता है। यदि डेटा वैलिडेट है तभी वो इंटीग्रेट होगा और यूजफुल बनेगा, ठीक है। फर्दर फिर इस पर सिक्योरिटी और सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हो, लाइक डेटा को शेयर कर सकते हो। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डेटा इंटीग्रिटी। डेटा वैलिडेशन रिफर्स टू द डेटा इंटीग्रिटी। ओके, ये हमने कहाँ पे देखा था? ये हमने देखा था डेटाबेस वाले चैप्टर में, राइट। नाउ नेक्स्ट इज इन RDBMS डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ। अब RDBMS का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, ठीक है, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन बनता है, बताया था मैंने। तो यहाँ क्या पूछा हुआ है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है? टेबल के फॉर्म में, फील्ड के फॉर्म में, रिकॉर्ड के फॉर्म में, नन ऑफ द अबव। सो ऑब्वियस सी बात है कि हमने देखा था क्या कि डेटाबेस में, जो डेटाबेस की हम बात करें उसमें कैसे अरेंज करते हैं डेटा को, उसको में हम टेबल के फॉर्मेट में अरेंज करते हैं, रो कॉलम्स के फॉर्मेट में अरेंज करते हैं। तो जब डेटा आपका रो और कॉलम के फॉर्मेट में अरेंज होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम टेबल कहते हैं ना। सो RDBMS में डेटा को किस में मैनेज किया जाता है, किस में ऑर्गेनाइज किया जाता है? एक प्रॉपर टेब्यूलर स्ट्रक्चर में मैनेज किया जाता है जिसका नाम है टेबल। फाइन, तो फील्ड, रिकॉर्ड इसका करेक्ट आंसर नहीं है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? टेबल। नाउ व्हाट इज डेटाबेस? अब देखो कुछ ऑब्जेक्टिव्स और जो फिलअप्स थे वो हमने खत्म कर लिए। अब इसी में कंटिन्यू हम कुछ क्वेश्चन के आंसर्स देखेंगे जो अगेन आपको 1 मार्क के हिसाब से ही लिखना है। ओके, सो व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस क्या हुआ? डेटाबेस जहां पे आप डेटा को स्टोर करते हो टैब्यूलर फॉर्मेट में, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड वे जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं वो डेटाबेस कहलाता है, जिसके लिए आप एक स्पेशल टाइप के लैंग्वेज का यूज करते हो जिसका नाम होता है SQL। और जहां पर इसको मैनेज किया जाता है उसे हम DBMS कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सो बस इतना ही आपको लिखकर आना है इस आंसर में, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है। सो क्या हो गया डेटाबेस का? यदि आंसर आप लिखकर आओगे तो जहां पे आप डेटा को स्टोर करते हो, वेयर डेटा स्टोर इन स्ट्रक्चर्ड वे, इन स्ट्रक्चर्ड वे, या एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जहां पे आप डेटा को स्टोर करते हो वो डेटाबेस कहलाता है। और जिसके थ्रू ये डेटाबेस में डेटा को कंट्रोल किया जाता है वो सॉफ्टवेयर आपका कहलाता है DBMS, जिसमें हम एक स्पेशल टाइप की लैंग्वेज का यूज करते हैं, दैट इज SQL, टू मैनेज, क्रिएट, मैनिपुलेट द डेटा इनटू द टेबल। ओके, सो ये चीज समझ में आ गई, क्या लिखकर आ जाना है आपको आंसर में। फाइन, नेक्स्ट इज व्हाट आर स्टाइल्स। अब यहाँ पे आ जाओ आप वर्ड पर, ठीक है। सो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वाला यूनिट हमने पढ़ा था, उसमें हमने स्टाइल्स देखा था कि स्टाइल्स क्या होते हैं। सो जब आप फॉर्मेटिंग करते हो अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, क्या बताया मैंने, जब हम वर्ड डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग करते हैं, आप कुछ टेक्स्ट को बोल्ड करते हो, टैलिक करते हो, कहीं पर आप कलर वलर चेंज करते हो, कहीं आप अंडरलाइन करते हो। सो जब ये चीज़ें आपको एक साथ मिल जाती हैं, जब ये चीज़ें आपको एक साथ एक फॉर्मेट में मिल जाती हैं, तो उस फॉर्मेट को ही तो हम स्टाइल कहते हैं। बस आपको ऑलरेडी बिल्ट इन स्टाइल्स का यूज़ कर लेना है। वर्ड में पहले से बने बनाए कुछ स्टाइल्स मिलते हैं जिनमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और कलर वगैरह सेट होता है। अंडरलाइन मतलब एक प्रॉपर डिज़ाइन आपके पास में होता है, एक प्रॉपर स्टाइल आपके पास में होता है, बस उसे आपको अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर देना होता है। सो स्टाइल्स क्या हो गए? स्टाइल्स आर फॉर्मेट्स, स्टाइल आर फॉर्मेट्स टू अप्लाई different format in our document. So to apply different formatting options बोल सकते हैं, different formatting options in our document. Like क्या हो गए different formatting options आपके, या different formatting तरीके जिनके थ्रू आप फॉर्मेट कर सकते हो। टेक्स्ट को आप फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है, मतलब आप बोल्ड कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो टेक्स्ट को, ओके, और आप फॉन्ट का कलर, फॉन्ट स्टाइल, डिफरेंट टाइप की सेटिंग्स, डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। सो स्टाइल्स आर फॉर्मेट्स, ओके। अब डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स होती है, ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इतना भी लिख कर आओगे ना सफिशिएंट कि हमें जस्ट डेफिनेशन बतानी है। बट फिर भी यदि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स, तो आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टर स्टाइल्स होती हैं, मतलब सिलेक्टेड कैरेक्टर को भी आप फॉर्मेट कर सकते हो। पैराग्राफ स्टाइल होती है ना। पैराग्राफ स्टाइल के बाद बात करें हम तो लिंक्ड स्टाइल होती है, टेबल स्टाइल होती है और लिस्ट स्टाइल होती है, ठीक है, कि टेबल, लिस्ट, लिंक्ड और पैराग्राफ, कैरेक्टर, इन सभी को हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मेट कर सकते हैं। सो व्हाट आर स्टाइल्स? क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज
अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 मार्क का कंप्लीट हो गया, जिसमें से 12 में से 10 क्वेश्चंस आपको करने थे। कोई भी 2 क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते हो, पूरे 12 अटेम्प्ट मत करना, जो भी 10 अटेम्प्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स मिलते हैं, राइट। सो कभी भी चॉइस दी रहती है तो चॉइस को बहुत ध्यान में रख के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है हमने। फाइन, नाउ अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 6, 6 में से कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 मार्क्स ईच, हर एक क्वेश्चन का कितने मार्किंग है, यहाँ पर 2 मार्क्स अलॉटेड है। ओके, सो फर्स्ट है यहाँ पर डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अगेन डिफाइन वाला क्वेश्चन आ गया। क्या है यहाँ पर पूछा आपसे, 1 मार्क्स में टेबल और 1 मार्क्स में क्वेरी, 2 मार्क का क्वेश्चन है। टेबल को और क्वेरी को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। टेबल क्या हुआ, जैसे कि भी मैंने बताया कि डेटाबेस में जो डेटा होता है वो कैसे स्टोर किया जाता है, कैसे स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, टेबल की मदद से। तो टेबल में आप क्या क्रिएट करते हो, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो जो भी डेटा होता है स्टोर किया जाता है स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में, वो टेबल में रो और कॉलम के फॉर्मेट में ही अरेंज्ड होता है। सो क्या लिख कर आओगे, समझ में आ गया है ना, कि टेबल इज अ स्ट्रक्चर इन विच डेटा इज अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, और डेटाबेस में जब भी डेटा स्टोर करते हो तो आप टेबल का यूज करते हो, टेबुलर फॉर्मेट का यूज करते हो, वहां पे ही हम बेसिकली टेबल्स को क्रिएट करते हैं। ओके, अब क्वेरी क्या हुआ, क्वेरी का मतलब कि जब आपको टेबल से डेटा को रिट्राइव करना है, क्या टेबल से जब डेटा को रिट्राइव करना है, इस तरीके से रो कॉलम में जो डेटा अरेंज्ड है, यहां से आपको क्या करना है, जब डेटा को एक्सेस करना है, रिट्राइव करना है, तो उसके लिए हम क्वेरी का यूज करते हैं। क्वेरी इज जस्ट अ क्वेश्चन। ओके, सो क्वेरी का क्यों यूज किया जाता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम टेबल में से डेटा को रिट्राइव करते हैं। सो whenever you retrieve data from table, then we use query. ओके, टेबल में से जब आपको डेटा को एक्सेस करना है तब हम यूज करते हैं किसको, क्वेरी को। ठीक है, सो ये चीज क्लियर हुआ। एक एग्जांपल ले लें, क्या एग्जांपल ले लें, सपोज स्टूडेंट टेबल आपको क्रिएट करनी है। सो स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट का नंबर है, उसका नाम है, फिर उसका कॉन्टैक्ट डिटेल है, ओके, और फर्दर उसकी डिटेल्स हैं यहाँ पे, पर्सनल डिटेल, फादर नेम, मदर्स नेम, और यहाँ कुछ रिकॉर्ड्स एंटर हैं। फाइन, अब ये तो एक टेबल हो गई जहां पे आपने किसी इंफॉर्मेशन को, डेटा को क्या किया, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रो कॉलम के फॉर्मेट में अरेंज किया है, तो टेबल का डेफिनेशन हो गया। क्वेरी क्या हुआ यहाँ पर, सपोज मैंने बोला कि स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 5 है उसकी डिटेल सेंड करो। ठीक है, तो स्टूडेंट जिसका नंबर 5 है, 5 रोल नंबर वाले स्टूडेंट की डिटेल हमें चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, टेबल में से डेटा को, रोल नंबर 5 वाले स्टूडेंट की पूरी रो को, पूरे रिकॉर्ड को एक्सेस कर रहे हैं, रिट्राइव कर रहे हैं। सो हमने जो क्वेश्चन किया उसके अकॉर्डिंग हमने टेबल से डेटा को रिट्राइव किया, दैट इज कॉल्ड क्वेरी। ओके, क्लियर है, अच्छे से एग्जांपल से भी समझ में आ गया। अब 1 मार्क में क्या लिख कर आना है ये भी क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा रिडंडेंसी। अब डेटा रिडंडेंसी क्या हुआ, डेटा रिडंडेंसी का मतलब बेसिकली यहाँ पे डुप्लीकेशन से होता है। किससे होता है, डुप्लीकेशन से। टेब्यूलर डेटा में हम डेटा को स्टोर करते हैं, राइट। टेब्यूलर डेटा में जब आप डेटा को स्टोर करते हो तो वहां पर एक से ज्यादा रिकॉर्ड की एंट्री हो सकती है, राइट, मतलब एंट्री हो सकती है, इट इज पॉसिबल कि आप एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स की एंट्री कर दो। तो जब सिमिलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती मल्टीपल टेबल्स में, ठीक है, तो वहां पे हम बोलते हैं कि डेटा रिडंडेंसी वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो बेसिकली यहाँ रिडंडेंसी का मतलब किससे है, डेटा डुप्लीकेशन से है। ठीक है, जिससे क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी होती है ना, क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी होती है, मतलब कि मल्टीपल टेबल में यदि सेम ही रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी होगी। हो सकता है डिफरेंट डेटा हो दोनों टेबल में, सेम इंफॉर्मेशन में। सो कौन सी करेक्ट इंफॉर्मेशन है, कौन सी नहीं है, ये जानना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो बेसिकली डेटा डुप्लीकेशन को ही हम क्या कहते हैं, डेटा रिडंडेंसी बोलते हैं। क्या डेफिनेशन लिख कर आने वाले हो यदि आ जाएगा तो, सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट, है ना, सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर या एग्जिस्ट in multiple tables, सो इसे हम कहते हैं डेटा रिडंडेंसी। ओके, और ये डेटाबेस का हम बोल सकते हैं कि लिमिटेशन भी होता है। इसी को रिमूव करने के लिए RDBMS सॉफ्टवेयर बहुत सारे न्यू एडवांटेज के साथ इंट्रोड्यूस हुआ है कि जहां पर डेटा रिडंडेंसी नहीं होती। जैसे कि प्राइमरी की, तो प्राइमरी की इसी का एक हम बोल सकते हैं कि इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए बनाई गई, जो कीज वाला कॉन्सेप्ट है ना वो। तो प्राइमरी की से क्या होता है, हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हो ना। जैसे कि सपोज आपकी क्लास में 2 स्टूडेंट है सेम नाम के, ठीक है, क्या नाम ले लें हम, राम शर्मा। तो राम शर्मा नाम के 2 स्टूडेंट है, अब उन दोनों को कैसे आप यूनिकली आइडेंटिफाई करोगे, यदि आपने सीरियल नंबर या रोल नंबर नहीं बनाया तो राम शर्मा नाम से 2 स्टूडेंट हैं
तो यदि आप उनकी इंफॉर्मेशन देखो, नाम से यदि उन्हें आइडेंटिफाई करो तो आपको सेम रिकॉर्ड मिलेंगे। सो डेटा रिडंडेंसी हम बोल सकते हैं यहाँ ऑकर हो जाएगी। लेकिन वहीं आप उनको एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर अलॉट कर देते हो तो क्या हो गया, ये रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर आपकी प्राइमरी की बन जाएंगे, जिससे आप हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओगे और डेटा रिडंडेंसी वाला कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। सो क्लियर हुआ है अच्छे से? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग? अब सॉर्टिंग क्या होता है? इजी है। सॉर्टिंग का मतलब कि आप डेटा को अरेंज कर रहे हो। सॉर्टिंग का मतलब क्या हुआ? अरेंजमेंट ऑफ डेटा। क्या है सॉर्टिंग का मतलब? अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन टेबल और डेटाबेस। डेटाबेस में टेबल्स होती है, टेबल में जब आप डेटा को अरेंज करते हो तो हम उसे सॉर्टिंग कहते हैं। अब कैसा अरेंजमेंट? आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जब आप डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो तो हम उसे कहते हैं क्या? हम उसे कहते हैं सॉर्टिंग। और इसके लिए यहाँ पे जो यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है? वो यूज किया जाता है आपका ऑर्डर बाय क्लॉज। किस क्लॉज की मदद से आप करते हो? ऑर्डर बाय क्लॉज की मदद से हम डेटा को यहाँ पर सॉर्ट करते हैं। तो सॉर्टिंग भी आएगा तो लिख दूंगी ना, क्या लिख कर रहोगे कि सॉर्टिंग इज देन अरेंजमेंट ऑफ डेटा इनटू द टेबल आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर सॉर्टिंग वी यूज ऑर्डर बाय क्लॉज। ये भी क्वेरी मैंने समझाई थी। जैसे सपोज आपको नेम्स को सॉर्ट करवाना है तो अल्फाबेटिकल सॉर्ट भी होती है, न्यूमेरिकल सॉर्ट भी होती है। ये भी पॉसिबल है कि आप किसी भी तरीके के डेटा को यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने सपोज लिखा सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, है ना, कि स्टूडेंट टेबल से नेम सिलेक्ट हो जाए, नेम वाला कॉलम सिलेक्ट हो जाए। अब इसके आगे मैंने लिख दिया ऑर्डर बाय क्लॉज। तो ऑर्डर बाय क्लॉज क्या कर देगा? ऑर्डर बाय क्लॉज की मदद से जो नाम होंगे वो अल्फाबेटिकली ए टू जेड सॉर्टिंग आ जाएगी, क्योंकि डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्लॉज असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर DESC लिख देंगे, फिर सेमीकोलन लगा दोगे तो DESC से नेम सारे Z to A ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे। सो एक क्वेरी मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद आए कि हाँ मैंने पढ़ाया है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्रैक्टिकल भी कराया हमने और किस तरीके से सॉर्टिंग होती है। सो इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखो कुछ भी आ सकता है, आपसे क्वेरी भी पूछ सकते हैं, सिंपल इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो 2 मार्क्स में क्या लिख कर आना है अभी आपको अच्छे से क्लियर है। पॉइंट वाइज भी लिख कर आ सकते हो, पैराग्राफ में भी इसका आंसर लिख कर आ सकते हो। फाइन, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर ऑपरेटर्स? नेम इट्स टाइप्स। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं? तो डेटाबेस में हमने ऑपरेटर्स भी देखे थे कि ऑपरेटर्स को क्यों यूज किया जाता है। किसी इंडिविजुअल डेटा आइटम को जब आपको चेंज करना है, मैनिपुलेट करना है, तब हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? ऑपरेटर्स का यूज क्यों करते हैं हम? टू मैनिपुलेट डेटा आइटम्स। ठीक है, डेटा आइटम्स को मैनिपुलेट करने के लिए, इंडिविजुअल डेटा आइटम्स को चेंज करने के लिए, है ना, हम इसको यूज करते हैं ऑपरेटर्स को। अब यहाँ पे ऑपरेटर्स कौन कौन से हो गए, कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से ऑपरेटर्स हो गए यहाँ पर? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिक में क्या आ जाते हैं आपके? प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, ये आपके हो गए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट आते हैं आपके कंपैरिजन ऑपरेटर, जिन्हें हम रिलेशनल ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में आपके ग्रेटर, लेस, लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ठीक है, बाकी नॉट इक्वल, ये सब आपके आ जाते हैं किसमें? कंपैरिजन ऑपरेटर में। आगे देखते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर। क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिक्स जब आप अप्लाई करते हो ना, जब एक से ज्यादा कंपैरिजन ऑपरेटर को आप अप्लाई करते हो, कंडीशन चेक करवाते हो बेसिकली, आइदर ट्रू और फॉल्स, तो वहां पे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जिसमें एंड, और नॉट, 3 लॉजिकल ऑपरेटर का हम यूज करते हैं। सो टू मैनिपुलेट डेटा आइटम्स। अब यहाँ पे आइटम्स को हम क्या बोलते हैं? आइटम्स को आप ऑपरेंड्स के नाम से भी जानते हो। ठीक है, सो इसके लिए हम ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। इतने टाइप के ऑपरेटर होते हैं। कैसे यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको करवाना है 2 और 3 को प्लस, तो ये आपके ऑपरेंड्स हो गए, ये आपके डेटा आइटम हो गए, न्यूमेरिक टाइप का डेटा आइटम है, इन्हें आपको प्लस करवाना है। तो यहाँ पे देखो प्लस करवाया आपने, 2 और 3 को प्लस किया तो 5 मिला, राइट। तो दीज आर कॉल्ड ऑपरेंड्स और डेटा आइटम्स। ये हो गए आपके ऑपरेंड्स या डेटा आइटम्स। प्लस हो गया आपका क्या? ऑपरेटर। जो ऑपरेंड पर ऑपरेटर ऑपरेट करता है तो आपको क्या मिलता है? एक रिजल्ट मिलता है। ओके, सो ये चीज क्लियर हो गई अच्छे से कि ऑपरेटर क्या हुआ। नाउ कितने टाइप के हुए, है ना। नाउ कोई डाउट नहीं है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क का डेफिनेशन है, 1 मार्क के टाइप्स हैं। ज्यादा डिटेल में लिखकर नहीं आना है, समझाया मैंने इसलिए इतने अच्छे से ताकि आपको इस आंसर को लिखने में कोई डाउट ना हो। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज
व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी? अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, इसके नाम से डरना नहीं है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब ये भी डेटाबेस का एक फीचर है, एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे आप मल्टीपल टेबल से जो रिकॉर्ड्स हैं उनको एक्सेस करते हो। मतलब कि यदि एक टेबल में किसी रिकॉर्ड में आपने चेंजेस किया तो वो रिफ्लेक्ट करेगा दूसरी टेबल में। सो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में जो दो कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं वो होता है प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो कीज अच्छे से क्लियर है ना? डेटाबेस वाले चैप्टर में फिर से बता रही हूँ, कीज पर एक डेडिकेटेड वीडियो है और कीज वाला कॉन्सेप्ट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। हर साल एग्जाम में पूछा जाता है कीज में, बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से कीज को एक्सप्लेन किया है, डेटाबेस कीज को, राइट। सो कीज से रिलेटेड इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कीज पर बेस्ड कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या हुआ, ये बेस्ड है टू कीज पर, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। जैसा कि मैंने बताया आपको कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या हुआ कि व्हेनेवर यू चेंज अ रिकॉर्ड इनटू अ टेबल, किसी एक टेबल में, एक सिंगल टेबल में जब आप रिकॉर्ड को चेंज कर रहे हो तो वो चेंजेस रिफ्लेक्ट करेंगे अनदर टेबल में। तो किसकी मदद से रिफ्लेक्ट करेंगे? प्राइमरी की और फॉरेन की मदद से ही। मतलब यदि किसी एक टेबल में आपने किसी पर्टिकुलर कॉलम को प्राइमरी की बनाया हुआ है, सपोज ये हम बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर है, स्टूडेंट टेबल में ही हम यहाँ मान लेते हैं सपोज एडमिशन नंबर है, किस पर्टिकुलर नंबर का एडमिशन है, क्या स्टूडेंट का रोल नंबर है, उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड ऑल, ठीक है। सो यहाँ हमने क्या बता दिया कि यहाँ हमने रोल नंबर को बना दिया प्राइमरी की। क्या बना दिया हमने? रोल नंबर को प्राइमरी की। एक अनादर टेबल हमने बनाई, कौन सी टेबल बनाई हमने? एडमिशन टेबल बनाई, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर एडमिशन टेबल भी बना लो। अब एडमिशन टेबल में आपको क्या जरूरत है? आप स्टूडेंट का नाम तो लिखोगे नहीं, तो यहाँ पे आपने रोल नंबर ले लिया, ठीक है। एडमिशन कब हुआ, एडमिशन की डेट ले ली, एडमिशन डेट के साथ में आपने किस क्लास में एडमिशन लिया स्टूडेंट ने, वो। सो यहाँ देखो जो रोल नंबर है वो क्या बन गया आपका? प्राइमरी की, ठीक है। अब यहाँ पर इस टेबल में भी तो रोल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, तो एडमिशन टेबल में हमने रोल नंबर को क्या ले लिया? फॉरेन की। क्या मतलब इसका? कि जब आप इस पर्टिकुलर कॉलम में कोई चेंजेस करोगे तो वो चेंजेस इस टेबल में भी रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। सो ये जो फॉरेन की है, ये जो टेबल है वो किससे रेफरेंस कर रही है? यहाँ पर वो रेफरेंस कर रही है फर्स्ट स्टूडेंट टेबल से। तो स्टूडेंट टेबल इज द मेन टेबल जहाँ पे प्राइमरी की एग्जिस्ट कर रही है। अब यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट के रोल नंबर में किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट में चेंजेस होंगे तो ऑटोमेटिकली वो चेंजेस यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करेंगे। सो यही चीज कहलाती है बेसिकली आपकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अभी समझ में आ गया अच्छे से? ओके। सो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आएगी तो क्या लिख कर आ जाने वाले हो? ये भी क्लियर है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या हुआ? ये कंस्ट्रेंट होता है डेटाबेस का, इट इज अ कंस्ट्रेंट और इट इज अ फीचर ऑफ डेटाबेस। यहाँ पर जब आप किसी एक टेबल के किसी रिकॉर्ड में चेंजेस करते हो, दैट चेंजेस रिफ्लेक्ट्स टू द अनदर टेबल। ओके, नाउ बाय यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज मेल मर्ज? मेल मर्ज क्या होता है? मेल मर्ज क्या है? एक यूजफुल टूल है, एक यूजफुल फीचर है किसका? वर्ड डॉक्यूमेंट का। सो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? मेल मर्ज एक यूजफुल फीचर है या फिर यूजफुल टूल है किसका? वर्ड का, या डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वाले यूनिट में हमने एमएस वर्ड ओपन ऑफिस को ही डिस्कस किया था, राइट। सो यहाँ पर अब इस फीचर का क्या मतलब है? सो यहाँ पर क्वेश्चन आपको अगेन 2 मार्क्स में लिख कर आना है। सो यहाँ पर मेल मर्ज का मतलब होता है कि जब आप मल्टीपल पर्सन्स को कोई लेटर या कोई पर्टिकुलर मेल सेंड करना चाहते हो तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। तो एक ही लेटर होगा लेकिन उसकी मल्टीपल कॉपीज आप यहाँ पे शेयर करते हो। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट इज अ यूजफुल टूल ऑफ एमएस वर्ड टू सेंड लेटर, ओके, टू सेंड लेटर, रिपोर्ट्स, मल्टीपल एनवेलप्स वगैरह यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो टू मल्टीपल एड्रेसेस। ओके, एक सिंगल कॉपी को हम शेयर करते हैं मल्टीपल एड्रेसेस पर। सो इसकी भी फर्दर बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, ठीक है। किस तरीके से आप सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, फिर उसको लिंक करते हो मल्टीपल एड्रेसेस के साथ, फिर पर्टिकुलर वो जो लेटर है आपका वो शेयर किया जाता है, ठीक है। सो इसको भी प्रैक्टिकली मैंने समझाया हुआ है, साथ ही यहाँ पर हमने इसके एक एक स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस किया है क्योंकि मेल मर्ज वाला जो क्वेश्चन है ना वो इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही अच्छा टूल है किसका? एमएस वर्ड का। ओके, सो इसका यूज जनरली किया जाता है जब आपको मल्टीपल पर्सन्स को एक सिंगल लेटर सेंड करना होता है। जैसे ईमेल में हम सीसी बीसीसी कॉपी क्रिएट करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे मेल मर्ज होता है कि आप यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो और उस डॉक्यूमेंट पे आप मल्टीपल एड्रेसेस को मर्ज कर देते हो, मल्टीपल एड्रेसेस के साथ में उसको लिंक कर देते हो और पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हर एक एड्रेस तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब इसके लिए आप एनवेलप भी क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग मेल मर्ज। फाइन, नेक्स्ट
अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ गिवन क्वेश्चंस। अब 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हर एक क्वेश्चन होगा आपका 3 मार्क्स ईच के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो यहाँ पे 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कुछ 5-6 क्वेश्चंस दिए हैं, उनमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। अब 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आंसर यहाँ पे लिखना है। अब जैसे कि यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेज स्टाइल एंड फ्रेम स्टाइल। सो पेज स्टाइल और फ्रेम स्टाइल में क्या डिफरेंस है। सो बहुत ईजी है, पेज स्टाइल एंड फ्रेम स्टाइल। आप चाहो तो कॉलम वाइज भी आंसर लिख कर आ सकते हो, या फिर आप पैराग्राफ में भी पहले आपने पेज स्टाइल एक्सप्लेन कर दिया, फिर फ्रेम स्टाइल भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब नाम से समझ में आ रहा है पेज स्टाइल मतलब कि पेज से की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ये पर्टिकुलर स्टाइल होता है। टू फॉर्मेट पेज, तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसका, पेज स्टाइल का। टू फॉर्मेट, यदि आपको फॉर्मेट करना है क्या, यदि आपको कोई ग्राफिक को या किसी फ्रेम को, है ना, किसी ग्राफिक के आसपास आपने कोई बॉर्डर या कोई फ्रेम लगाई हुई है, तो टू फॉर्मेट फ्रेम, है ना, और ग्राफिक्स वी यूज फ्रेम स्टाइल। अब क्या फॉर्मेट कर सकते हो, कैसे फॉर्मेट कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हम पेज का बॉर्डर सेट कर सकते हैं, पेज का कलर सेट करते हैं, बैकग्राउंड कलर, पेज का मार्जिन सेट कर सकते हो आप, ठीक है। सो डिफरेंट पेज की जो सेटिंग्स है यदि वो आपको करनी है, बेसिकली पेज सेटिंग्स के लिए पेज स्टाइल का यूज किया जाता है यहाँ पर। तो मार्जिन, बैकग्राउंड, बॉर्डर, है ना, ये सारी चीजें आप यहाँ सेट कर सकते हो। और यहाँ पर यदि हम बात करें फ्रेम्स की, तो आप यहाँ पे ग्राफिक्स का जो टॉप, मिडिल, बॉटम, है ना, जो भी फ्रेम का अलाइनमेंट है वो सेट कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रैच और स्क्रैच कर सकते हो इमेज को। तो बेसिकली यहाँ पे ग्राफिक्स की जो फॉर्मेटिंग है ना वो इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे आप टॉप, मिडल, ग्राफिक्स को इस तरीके से अरेंज कर सकते हो, अलाइनमेंट इसका सेट कर सकते हो, ये इससे रिलेटेड सेटिंग्स यहाँ पर आती है। सो होप आपको पेज स्टाइल और फॉर्मेट स्टाइल भी अब अच्छे से समझ में आ गया कि एग्जाम में आएगा तो कैसे लिख कर आना है। अब यहाँ पे आप एक और डिफरेंस भी लिख सकते हो कि कहाँ से आप इसे एक्सेस करते हो। तो फॉर्मेट में ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो वहां से आप पेज स्टाइल भी सेट कर सकते हो, फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वहां से आप फ्रेम स्टाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो ऐसे मिला के आपके 3 पॉइंट्स आराम से हो जाएंगे, ओके। और 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन भी है। नाउ आगे बढ़ते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग। अब आपको यहाँ शॉर्ट नोट लिखना है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्या है पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट है आपके DDL, TCL, DML। नाम सुना है सबने, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो DDL का क्या मतलब हुआ, TCL का क्या मतलब है, DML क्या है, ये है क्या एक्चुअली। सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ SQL स्टेटमेंट। SQL स्टेटमेंट के टाइप है। तो MS एक्सेस में हमने SQL स्टेटमेंट देखा था, डिफरेंट टाइप के SQL स्टेटमेंट थे, क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, है ना, कमिट, रोल बैक। बस वही SQL स्टेटमेंट को किन कैटेगरी में रखा जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उन्हीं को एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। सो SQL स्टेटमेंट हमने देखा था DDL, DCL, DML डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो जिसमें DDL का क्या फुल फॉर्म हो गया, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज वो स्टेटमेंट SQL के जो डेटा को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। किसको, डेटा को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। मतलब टेबल को डिफाइन करना है, डेटाबेस को डिफाइन करना है, आप टेबल डेटाबेस क्रिएट करने वाले हो तो उसमें जो स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं वो डेटा डेफिनेशन स्टेटमेंट होते हैं, जिसमें क्या इंक्लूड होते हैं आपके, क्रिएट स्टेटमेंट आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि क्रिएट टेबल, टेबल नेम, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, है ना। बेसिकली यहाँ पर हम इन्हीं का यूज करते हैं। नाउ देखो इसके बाद में TCL। TCL का मतलब क्या हो गया, ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। अब ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है ना, L फॉर लैंग्वेज है, बट है तो ये SQL स्टेटमेंट के टाइप्स ना। सो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से आप ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करते हो। मतलब कि आप किसी सेशन में लॉगिन हो रहे हो SQL के, आपने वहाँ टेबल क्रिएट किया, टेबल में चेंजेस करे, डिलीशन, अपडेशन, मॉडिफिकेशंस किए, तो एक ट्रांजैक्शन जो भी टेबल में आप यदि क्रिएट करते हो, कोई अपडेशन करते हो या इंसर्शन करते हो, जो भी काम आप टेबल में कर रहे हो वो एक इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन होता है। जैसे बैंक में ट्रांजेक्शन होते हैं ना, मनी को विड्रॉल करना, डिपॉजिट करना, हम उसे इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल यहाँ भी उसी तरीके से टेबल में जब डेटा इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है, तो इसको हम ट्रांजैक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए जो स्टेटमेंट होते हैं इसको मैनेज करने के लिए वो होते हैं आपके कमिट, मतलब ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए कमिट होता है। यदि कुछ चेंजेस हुए तो उसको रिफ्लेक्ट करवाना है, उसको वापस लेकर आना है तो रोल बैक होता है। इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट होते हैं जो TCL में इंक्लूड होते हैं। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं अब हम DML। DML का मतलब क्या हुआ, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। क्या हुआ DML का मतलब, डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट का क्या मतलब है, ध्यान से समझो। डेटा डेफिनेशन में जब आप डेटा और टेबल को डिफाइन करते हैं तो डेटा डेफिनेशन का यूज करते हैं। जैसे कि आपने टेबल डिफाइन किया, डेटाबेस को डिफाइन किया, क्रिएट टेबल, टेबल स्टूडेंट,
क्रिएट डेटाबेस, स्कूल डेटाबेस आप क्रिएट करें, तो इस तरीके से हमने डेटाबेस और टेबल को क्रिएट करा, तो डेटा डेफिनेशन का यूज करा। अब यदि उनमें आपको चेंजेस करना है, कोई टेबल का रिकॉर्ड चेंज करना है, कोई कॉलम को मॉडिफाई करना है आपको, ठीक है, कोई नया कॉलम ऐड करना है, या किसी और न्यू टेबल के स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं कोई नया रिकॉर्ड एंटर करना है, 50 रिकॉर्ड है, आपको 51 वाला रिकॉर्ड एंटर करना है, किसी स्टूडेंट का फोन नंबर रॉन्ग हो गया है तो उसको चेंज करना है, तो जब आपको टेबल में मैनिपुलेशन करना है, चेंजेस करना है, देन वी यूज DML स्टेटमेंट। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टेटमेंट है चेंजेस के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट की मदद से हम क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट की मदद से आप टेबल के डेटा को रिट्राइव कर सकते हो, कुछ चेंजेस करना है तो इसी के साथ आप फर्दर क्लॉजेस का यूज करके इसको यूज करते हो। ओके, सो अच्छे से समझ में आ गया क्या होता है। इसमें इंसर्ट स्टेटमेंट भी आता है कि टेबल के रिकॉर्ड्स में जब आपको चेंजेस करना है, कुछ नया इंसर्ट करना है, या फिर अपडेट स्टेटमेंट भी आता है क्योंकि अपडेशन भी हम यहाँ पर कर रहे होते हैं। क्लियर? सो स्टेटमेंट समझ में आ गए क्या होता है, कैसे यूज किए जाते हैं, क्या इनके फुल फॉर्म है। बेसिकली यही लिख कर आना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक एक नंबर में आपसे पूछा है और एक एक नंबर के हिसाब से सफिशिएंट मैंने समझाया है, आप लिख कर आ सकते हो। फाइन। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। अब फॉर्म्स और रिपोर्ट्स क्या होता है, यहाँ भी फिर डिफरेंस पूछा है तो अगेन आप डिफरेंस लिख कर आ सकते हो। भाई फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स क्या है, टेबल के ऑब्जेक्ट हैं, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं। ये हमने देखा था कहाँ पर, MS एक्सेस में, कि MS एक्सेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप फॉर्म्स रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म्स क्या हो गए, फॉर्म्स बेसिकली यूज किए जाते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। किस लिए यूज किए जाते हैं, यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब जो भी यूजर इनपुट करता है वो डेटा कहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है, कहाँ पर एंटर हो जाता है, तो यहाँ पर वो डेटा इनपुट हो जाता है आपका टेबल्स में। ठीक है, मतलब जो डेटाबेस आपने क्रिएट किया है वहां पर रिफ्लेक्ट करता है, वहां इनपुट हो जाता है। अब यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है, एक इंटरैक्टिव वे में, एक इंटरैक्टिव वे में यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया जाता है। मतलब कुछ इस तरीके से टूल्स होते हैं, यहाँ पर कुछ लेबल्स होते हैं, कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं। जैसे सपोज यहाँ लिखा है नेम, तो यहाँ आप नाम एंटर करोगे, क्लास लिखा हुआ है तो यहाँ आप क्लास एंटर करोगे, ओके और कैंसिल जैसे बटन होते हैं, राइट। सो इस तरीके के कुछ इंटरैक्टिव से टूल्स होते हैं जिनकी मदद से यूजर से इनपुट लेने के लिए हम फॉर्म का यूज करते हैं, फॉर्म्स का यूज करते हैं, जो कि डेटाबेस का एक इंपॉर्टेंट टूल है। अब हम बात करते हैं रिपोर्ट्स की। तो रिपोर्ट्स क्या होते हैं, रिपोर्ट्स का मतलब होता है कि जब यूजर किसी डेटा को एनालाइज करना चाहता है, ठीक है, कि टेबल में से किसी भी चीज को आपको एनालाइज करना है, एक समराइज्ड वे में यदि डेटा को शो करवाना है, सो समराइज्ड वे में यदि आपको डेटा को शो करवाना है तो हम यूज करते हैं रिपोर्ट्स का। ओके, अब ये जो रिपोर्ट्स हैं बेसिकली समराइज्ड वे में जब शो हो रही है तो ये भी किस तरीके से शो होती हैं, यहाँ पर रिपोर्ट्स भी को आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, तो एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में होती है। कैसे होती है, एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में होती है। रिपोर्ट्स बनाते कहाँ से हो, आप टेबल या फॉर्म से क्रिएट कर सकते हो, बेसिकली टेबल से ही क्रिएट की जाती है ना, प्रिंटेबल फॉर्मेट में होती है और टेबल से ही हम रिपोर्ट को बनाते हैं। मतलब इसका बेस क्या होता है, टेबल ही होता है। भाई टेबल क्रिएटेड है तो आप वहां से रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हो, है ना, एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में आप उसको एक्सेस कर सकते हो। टेबल में जितना भी डेटा उसका समराइज्ड वे आपको यहाँ पे मिल जाता है एक तरीके से। फाइन। अब ये जो है आपको समराइज्ड वे आइदर आप टेबुलर फॉर्मेट में देखो या पैराग्राफ में, जैसे आपको एक्सेस करना है उस तरीके से आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। कैसे रिपोर्ट्स को क्रिएट करना, तो यहाँ पे भी रिपोर्ट्स को क्रिएट करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। 2 वेज हम यहाँ पे यूज करते हैं रिपोर्ट्स को क्रिएट करने के लिए। फाइन, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, किसी टेम्पलेट का भी यूज कर सकते हो, या आप खुद पर्टिकुलर वे में स्क्रैच से भी रिपोर्ट को डिजाइन कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ फॉर्म्स को भी डिजाइन हम कर सकते हैं। ओके, सो ये समझ में आ गए डिफरेंस के रिपोर्ट्स और फॉर्म्स क्या हो गए, 2 यूजफुल टूल्स होते हैं डेटाबेस के। फाइन। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट पोजीशनिंग इमेजेस। अब इमेजेस को यदि पोजीशन करना है तो आप कैसे करते हो, एक्सप्लेन करो यहाँ पर। अब ध्यान से समझ लो, पोजीशनिंग इमेजेस मतलब डॉक्यूमेंट यदि आपने बनाया है कोई, तो किसी डॉक्यूमेंट में यदि आपने कोई इमेज लगाई है, तो सपोज मैंने यहाँ पे इमेज लगाई, तो ये इमेज किस साइड पर है, कहाँ प्लेस होगी, कैसे आप इसको पोजीशन करोगे, राइट। कुछ टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट के ऊपर आनी चाहिए, टेक्स्ट के लेफ्ट में आनी चाहिए, राइट में आनी चाहिए, कहाँ पे आपको इस डॉक्यूमेंट में इमेज को पोजीशन करना है। ओके, सो इमेज की पोजीशनिंग हमने देखी थी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वाले यूनिट में कि 3 तरीके से हम इमेज की पोजीशनिंग करते हैं। सो पहला तो क्या हुआ यहाँ पर, मतलब ये तो क्लियर हो गया ना, व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशनिंग इमेजेस, कि डॉक्यूमेंट में इमेज को कहाँ पोजीशन करना है, वेयर द इमेज इज पोजीशन। तो पोजीशन करने के लिए यहाँ पे हम 3 तरीके यूज करते हैं। पहला होता है आपका क्या, अरेंजिंग इमेज, कि इमेज को आप अरेंज करो, ठीक है। दूसरा होता है यहाँ पर अलाइनिंग इमेजेस, इमेज को आप अलाइन कर सकते हो, ठीक है। और थर्ड होता है रैपिंग विथ टेक्स्ट, कि टेक्स्ट के साथ आप रैप भी कर सकते हो। फाइन।
अब अरेंजिंग इमेज मतलब आप इमेज को कहीं भी अरेंज कर सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट के साथ अरेंज कर सकते हो, रैपिंग टेक्स्ट में आ जाएगा। सपोज टेक्स्ट के साथ आपको लेफ्ट में चाहिए, टेक्स्ट के साथ आपको सेंटर में चाहिए, टेक्स्ट के साथ आपको किधर चाहिए, वो लाइनिंग में आ जाएगा। तो इन 3 तरीके से हम इमेज को पोजीशन कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट पर, बस इन्हीं के बारे में आपको लिख कर आना है। तो कुछ ऑप्शंस आपने देखे होंगे, फॉर्मेट में ही ऑप्शन मिलते हैं आपको। किसी भी इमेज पे क्लिक करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो फॉर्मेट ऑप्शन आता है, या फिर आपको रिबन्स में भी ऊपर होम, इंसर्ट, फॉर्मेट ऑप्शन दिखता है, वहां से भी आप इमेज को सेट कर सकते हो, बट इमेज पहले सिलेक्ट होनी चाहिए। आप ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हो, इमेज का साइज भी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो इमेज को, राइट। सो ये सारे ऑप्शंस आपको फॉर्मेट में मिलते हैं। सो अरेंजिंग इमेज समझ में आ गया, किस तरीके से अरेंज करना है आपको। रैपिंग टेक्स्ट के साथ में रैप करना है इमेज को, टेक्स्ट के साथ में आपको लेफ्ट में अलाइन करना है, राइट में अलाइन करना है, ये इमेजेस की अलाइनमेंट्स भी होती हैं। ओके, नाउ कभी कभी आपने देखा होगा कि टेक्स्ट के ऊपर आपको इमेज चाहिए, टेक्स्ट के पीछे इमेज चाहिए, तो ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये चीज़ भी होती है, ये भी इसी में ही आती है इमेज पोजीशनिंग में। ओके, सो इस पर भी प्रैक्टिकल के साथ वीडियो अवेलेबल है, आप वहां से इसको प्रैक्टिकली भी अच्छे से समझ सकते हो। क्लियर। नाउ व्हाट आर द वेज टू क्रिएट अ टेबल। टेबल को क्रिएट करने के कितने तरीके होते हैं। सो ये भी 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो यहाँ पे 2 तरीके होते हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए। आप डिजाइन व्यू से भी टेबल को क्रिएट करते हो और डेटा शीट व्यू से भी टेबल को क्रिएट करते हो, राइट। किसके थ्रू? हम डिजाइन व्यू एंड डेटा शीट व्यू, इन 2 तरीके से हम टेबल को क्रिएट करते हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डिजाइन व्यू एंड डेटा शीट व्यू, तो ये भी आना चाहिए आपको। डिजाइन व्यू में क्या करते हैं हम? डिजाइन व्यू में हम टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, कितनी फील्ड्स होंगी टेबल में, उन फील्ड्स का क्या टाइप होगा, कौन सा फील्ड है जो कैरेक्टर लेगा, कौन सी फील्ड को आपको प्राइमरी की बनाना है। सो डिजाइन व्यू में हम बेसिकली टेबल का स्ट्रक्चर स्क्रैच से डिफाइन करते हैं, बनाते हैं हर एक फील्ड को। लेकिन जब बात होती है टेबल में डेटा को इनपुट करने की, टेबल में एक्चुअली डेटा को इंसर्ट करने की, तो हम वहां पे डेटा शीट व्यू का यूज करते हैं। तो डेटा शीट व्यू में भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हो विथ इट्स डेटा, मतलब टेबल में यदि आपको कुछ रिकॉर्ड्स को, रोज को क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे डेटा शीट व्यू का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ आप डेटा को एंटर कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, बट डिजाइन व्यू में आप टेबल में डेटा के को एंटर, अपडेट, डिलीट नहीं कर सकते हो। सो दोनों में डिफरेंस क्लियर है। तो कितने तरीके से आप टेबल को क्रिएट करते हो? देयर आर 2 वेज टू क्रिएट अ टेबल, डिजाइन व्यू एंड डेटा शीट व्यू। डिजाइन व्यू में सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं? टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, लाइक कितनी फील्ड्स होनी है, क्या फील्ड का टाइप होगा, तो फील्ड डेटा टाइप, फील्ड का नाम यदि स्पेसिफाई करना है तो डिजाइन व्यू में करते हैं। बट वी कांट एडिट द डेटा, डेटा को यदि एडिट करना, अपडेट करना है तो वो डिजाइन व्यू में पॉसिबल नहीं है। डेटा शीट व्यू में आप टेबल को डिफाइन भी कर सकते हो, फील्ड्स भी बता सकते हो, साथ ही आप डेटा में एंटर, अपडेशन, डिलीशन भी कर सकते हो। ओके, नाउ एक्सप्लेन द फॉलोइंग कमांड्स। अब कुछ कमांड्स यहाँ पे दी हुई हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। देखो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लग रहा है। क्या लग रहा है? ध्यान से देखो। क्रिएट कमांड, इंसर्ट कमांड, दैट्स ओके, हम ये तो आराम से बता देंगे। बट एसक्यूएल सिंटेक्स, एसक्यूएल सिंटेक्स क्या होता है ना, वो बताना है। तो एसक्यूएल सिंटेक्स इज नॉट एनी कमांड ना, ये कोई कमांड नहीं है। सिंटेक्स तो एक चीज बेस होता है ना, किसी बेस पर, किसी फॉर्मेट पर बेस्ड आप किसी कमांड को लिख रहे हो, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली यदि कमांड देखी जाए तो 2 ही कमांड है, क्रिएट और इंसर्ट, जो कि किस कैटेगरी में आती है? क्रिएट आपके डीडीएल स्टेटमेंट की कैटेगरी में आता है और इंसर्ट आपका आता है डीएमएल की कैटेगरी में। बट एसक्यूएल सिंटेक्स होता क्या है वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। सो कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, देखो, है ना। सो ध्यान रखना, क्रिएट का मतलब क्या हुआ? जब आप कोई डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो या कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हो, देन वी यूज दिस कमांड, क्रिएट कमांड। कैसे यूज करना है ये भी लिख कर आना, 1 मार्क में पूछा है। सो टू क्रिएट डेटाबेस और टेबल, जब आपको डेटाबेस या फिर टेबल को क्रिएट करना है, देन वी यूज दिस कमांड। कैसे? एक एग्जांपल बता दो साथ में। सपोज इस तरीके से, लाइक क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम लिख दो यहाँ पर। डेटाबेस का नाम, सपोज स्कूल नाम का हम एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, फाइन। यदि आपको टेबल क्रिएट करना है तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है इसका सिंटेक्स, लाइक क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, सपोज स्टूडेंट टेबल क्रिएट कर रहे हो आप, तो स्टूडेंट टेबल क्रिएट करने के साथ में यहाँ पे आप स्टूडेंट टेबल के पर्टिकुलर कॉलम को भी मेंशन करते हैं। सीरियल नंबर या रोल नंबर आपने कॉलम बनाया, ये सपोज नंबर टाइप की वैल्यूज को ले रहा है, फाइन। साथ में आप इसका साइज भी स्पेसिफाई कर सकते हो। फिर इसी तरीके से नेम आपका कैरेक्टर वैल्यूज ले रहा है, 15 कैरेक्टर आपने अलाउ किए, राइट। और देन आपको क्या करना है? यहाँ पे सेमीकोलन लगा के एंड कर देना है। तो इस तरीके से हम क्रिएट का यूज करते हैं। क्रिएट कर सकते हो आप डेटाबेस
डेटाबेस को भी और टेबल को भी, ठीक है। सो ये चीज़ समझ में आ गई अच्छे से। बट ये ध्यान रखना है कि क्रिएट से आप सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, उसमें डेटा नहीं इनपुट कर रहे हो। सो यहाँ पे डेटाबेस और टेबल का स्ट्रक्चर आप क्रिएट करते हो। क्या क्रिएट करते हो? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ गया कि आपने एक टेबल बताई है, उस टेबल में कितने कॉलम्स हैं और हर एक कॉलम का क्या नाम है और कैसी वैल्यू वो एक्सेप्ट करने वाले हैं। ओके, आगे बढ़े। अब देखते हो नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, इंसर्ट। इंसर्ट क्या हो गया? एक आपका डीएमएल स्टेटमेंट होता है। सो ये क्यों यूज किया जाता है? टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स और डेटा इनटू द टेबल। डेटा को या रिकॉर्ड्स को आपको टेबल में इंसर्ट करना है ना? तो हम क्या करते हैं? इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हो इंसर्ट कमांड का? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, सपोज स्टूडेंट टेबल में हमें एंटर करना है, तो इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज। क्या वैल्यूज है? किन कॉलम्स की वैल्यूज है? सपोज सीरियल नंबर है हमारा 101 और नाम है स्टूडेंट का क्या? सपोज नाम ले लिया हमने राहुल। ओके, तो सिंगल डबल इन्वर्टेड में आपको लिखना है, देन सेमीकोलन लगाओगे तो जो टेबल थी आपकी अभी हमने जो क्रिएट करी, सीरियल नंबर में 101 आ जाएगा और नाम में आ जाने वाला है राहुल। इस तरीके से डेटा क्रिएट हो जाएगा इंसर्ट कमांड से, रोज से, और टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा क्रिएट कमांड से। सो दोनों में अच्छे से समझ में आ गया कि इंसर्ट कमांड से डेटा रिकॉर्ड्स को इनपुट किया जाता है और क्रिएट कमांड से प्रॉपर टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। ओके, अब एसक्यूएल सिंटेक्स क्या हुआ? इस तरीके से कमांड्स को लिखना कि कमांड किस तरीके से लिखी जाती है, किस बेस पर लिखी जाती है। सो एसक्यूएल में हर एक कमांड्स का अपना सिंटेक्स होता है, ठीक है। सो सिंटेक्स क्या हो गया? बेस हो गया। बेस या फिर आप बेसिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो कि बेसिक स्ट्रक्चर टू राइट या टू रन एनी कमांड, टू राइट एनी कमांड। किसी भी एसक्यूएल कमांड को रन करने के लिए, लिखने के लिए, है ना, उसका बेसिक स्ट्रक्चर कौन डिफाइन करता है? एसक्यूएल सिंटेक्स डिफाइन करता है। फाइन, सो समझ में आ गया। अब कैसे? यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल लेकर एसक्यूएल सिंटेक्स को बता सकते हो। सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं क्रिएट टेबल का ही। तो क्रिएट टेबल में आपने क्या देखा? क्रिएट लिखा, टेबल लिखा। तो यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो? अब टेबल का नाम। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे? टेबल नेम लिखा है, राइट, और वो भी एंगुलर ब्रैकेट में। मतलब यहाँ पे आप कोई भी टेबल, कस्टमर, इंप्लॉय, स्टूडेंट, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। तो ये हमने क्या बताया? एक बेस बताया, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कॉलम 1 कि पहले कॉलम का नाम लिखना, जो भी टेबल आप क्रिएट कर रहे हो। जैसे स्टूडेंट टेबल हम क्रिएट कर रहे थे तो यहाँ हमने स्टूडेंट लिखा। कॉलम 1 स्टूडेंट का सीरियल नंबर, नेम, जो भी होगा वो आ जाएगा। अब उस कॉलम का कैसा टाइप है कि वो कॉलम नंबर, कैरेक्टर, कैसा डेटा ले रहा है और कितना साइज होगा, कितने नंबर, कितने कैरेक्टर आएंगे। इसी तरीके से कॉलम 2 आप क्रिएट कर सकते हो, कॉलम n तक आप क्रिएट कर सकते हो। फाइन, और यही डेटा टाइप और ये सब आपको स्पेसिफाई करना है, देन सेमीकोलन से हर एक क्वेरी एंड होगी। तो ये हमने एक सिंटेक्स बताया, एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया क्रिएट कमांड का। सो इसी को हम कहते हैं क्या? एसक्यूएल सिंटेक्स। कि एसक्यूएल सिंटेक्स इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी एसक्यूएल कमांड। ओके, सो कैसे आंसर लिखकर आना है? एग्जाम्पल के साथ लिखकर आना। एक एक मार्क्स का है तो आपको बहुत इन शॉर्ट क्या करना है? इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ही यूज करना है और साथ एग्जाम्पल के साथ जब ये क्वेश्चन को समझा के आओगे तो एक अलग ही बात होगी और अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे आपको डेफिनेटली। ओके, सो किसी भी चीज को एग्जाम्पल डायग्रामेटिक व्यू से ही आपको समझा के आना है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज अटेम्प्ट 2 आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर है 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग, 5 मार्क्स ईच। मतलब कि 2 ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा और आपको यहाँ पर चॉइस मिलेगी 4 कि 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको करना है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हर एक में चॉइस थी, किसी में 6 में से 4 करना था, 12 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। बिल्कुल उस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें 5 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, उसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से 2 क्वेश्चन करना है। सो बहुत अच्छा है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। भाई 4 में से 3 आते तो 3 में से आपको 2 ही करने हैं, 4 में से कोई 2 भी आते तो 2 ही क्वेश्चन आपको करने हैं। फाइन, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रॉपिंग इमेज? हाउ डू यू क्रॉप एन इमेज? अब इमेज क्रॉप करना क्या होता है और किस तरीके से आप इमेज को क्रॉप करते हो? तो इमेज क्रॉपिंग का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे आप इमेज का अननेसेसरी वाला जो पार्ट होता है या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इमेज का कोई पार्ट आपको नहीं चाहिए होता है तो हम उसे कहते हैं इमेज क्रॉपिंग। ठीक है, सो इमेज को क्रॉप करने के लिए आप फॉर्मेट ऑप्शन का ही यूज करते हो, वहीं से हम क्रॉप को यूज करते हैं। अब कैसे क्रॉप करते हो, इसकी क्या स्टेप्स होती हैं, सो ये सब मैंने प्रैक्टिकली भी समझाया हुआ है। आंसर क्या लिख कर आना है 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग? यहाँ पर स्टेप्स को ही आपको एक्सप्लेन करके आना है। ओके,
सो क्रॉप करने के दो तरीके होते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपसे पूछा है हाउ डू यू क्रॉप एन इमेज, तो क्या लिख कर आओगे, क्योंकि क्रॉप हम यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा पहला तरीका होता है, तो पहला आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जिस पिक्चर को, जिस इमेज को क्रॉप करना है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट ऑप्शन का यूज करो। फॉर्मेट ऑप्शन पर आपको क्रॉप नाम का एक ऑप्शन मिलता है। जब आप क्रॉप पे क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके से, सपोज ये आपकी इमेज है, ठीक है, यहाँ पे कोई फ्लावर की इमेज है। अब इस इमेज को आपको क्रॉप करना है, तो क्रॉप करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से टॉप बॉटम किस तरीके से आपको क्रॉप करना है इमेज, ऐसे कुछ साइंस आपको यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। अब जहाँ से आपको इमेज को क्रॉप करना है, जिस भी तरीके से आप यहाँ से इमेज को अप डाउन टॉप लेफ्ट बॉटम क्रॉप कर सकते हो, फाइन। तो फॉर्मेट ऑप्शन में क्रॉप नाम के ऑप्शन का यूज करके भी आप क्रॉप कर सकते हो, या फिर इस पिक्चर पे जब आप राइट क्लिक करते हो, क्या करते हो, राइट क्लिक, तो राइट क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हो, किसी भी पिक्चर को फॉर्मेट कर सकते हो, उसका पोजीशन सेट कर सकते हो, राइट। तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट पिक्चर, क्या आता है ऑप्शन, एक फॉर्मेट पिक्चर नाम का ऑप्शन आता है, उस पर जब क्लिक करते हो तब भी आपका जो पिक्चर है वो फॉर्मेट हो सकता है। क्लियर। सो ये चीज समझ में आई अच्छे से कि कैसे आप इमेज को क्रॉप कर रहे हो, क्रॉपिंग का क्या मतलब है, अच्छे से क्लियर हुआ। दो तरीके होते हैं यहाँ पे, फॉर्मेट ऑप्शन में भी जाकर आप क्रॉप कर सकते हो, राइट क्लिक करके फॉर्मेट पिक्चर पे भी आप फॉर्मेट कर सकते हो, पिक्चर को क्रॉप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, नाउ राइट एनी 5 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डीबीएमएस। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आपको 5 बेनिफिट्स बताने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेनिफिट्स हमेशा पूछे जाते हैं डीबीएमएस के, फीचर्स पूछे जाते हैं, राइट। तो कभी कभी जो फीचर्स होते हैं ना वही एडवांटेजेस और बेनिफिट्स बन जाते हैं, तो एडवांटेजेस के नाम से भी ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो क्या लिख कर आओगे, बहुत सारे एडवांटेजेस है। सबसे पहले एडवांटेज की हम बात करें तो डेटाबेस में आप क्या करते हो, डीबीएमएस में, डेटाबेस में आप टेबल्स को क्रिएट करते हो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, है ना, एक स्ट्रक्चर्ड वे में। तो एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड वे हमें प्रोवाइड करता है डीबीएमएस। तो डेटाबेस को आप ऑर्गेनाइज्ड वे में एक प्रॉपर फॉर्मेट में डेटा को अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे हमें प्रोवाइड कर रहा है। सेकंड क्या हुआ, डेटा वैलिडेशन एंड डेटा इंटीग्रिटी, ये भी हमने समझा था अभी किसमें, एमसीक्यू में। तो डेटा वैलिडेशन, डेटा इंटीग्रिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। कुल मिलाकर बात की जाए तो यहाँ पे आपका जो डेटा होता है वो कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट मतलब कि आप हर टेबल से डेटा को इजीली वे में एक्सेस कर सकते हो, किसी तरीके की कोई डेटा रिडंडेंसी नहीं होती है। तो इट रिमूव्स डेटा रिडंडेंसी यहाँ पे, या रिड्यूस बोल सकते हैं ना, रिमूव तो नहीं होती पूरी तरीके से, क्योंकि कभी कभी जब हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो रिडंडेंसी के चांसेस होते हैं, बट यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रिड्यूस्ड होती है डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्लियर है, डेटा का डुप्लीकेशन नहीं होता है, ठीक है, रिडंडेंसी। डेटा सिक्योर रहता है आपका, क्या रहता है, डेटा सिक्योर रहता है। आप अपने डेटाबेस को आईडी पासवर्ड डालकर भी, मतलब यूजर नेम पासवर्ड से लॉक भी कर सकते हो, तो प्रॉपर सिक्योर कर सकते हो। डेटा को आप शेयर भी कर सकते हो, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, डेटा शेयरिंग भी, अब फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि जो डेटाबेस आपने क्रिएट किया है उसको आप नेटवर्क की मदद से मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। 7th यदि एडवांटेजेस देखें तो यहाँ पर बैकअप की फैसिलिटी भी होती है, आप अपने डेटाबेस का बैकअप ले सकते हो, रिकवर भी कर सकते हो आसानी से, तो बैकअप एंड रिकवरी की फैसिलिटी भी होती है। तो यहाँ पे हमने टोटल 7 एडवांटेजेस देख लिए, आपको इनमें से कोई भी 5 एडवांटेजेस को लिखकर आना है। ओके, अच्छे से समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन सिलेक्ट स्टेटमेंट। फिर से बता रही हूँ, 4 में से कोई भी 2 ही क्वेश्चन करना है, 2 हम डिस्कस कर चुके हैं, पूरे 4 मत करके आना, ठीक है, कोई भी 2 के ही आंसर मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे जो स्टार्टिंग के 2 करोगे। सिलेक्ट स्टेटमेंट का क्या काम होता है, सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स। डिस्प्ले करने के लिए, किसको डिस्प्ले करने के लिए, रिकॉर्ड्स को, रोज को, टेबल में से रो को, रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करने के लिए हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। आपको यहाँ पे बोला है कि इसको एक्सप्लेन करो, तो सबसे पहले तो हमने ये बता दिया। अब सिलेक्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए आता है, तो यहाँ पे आप इसका सिंटेक्स भी बता सकते हो, ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स को भी बता सकते हो। कि सिंटेक्स में तो आ जाएगा कि सिलेक्ट करना है आपको यदि कोई कॉलम, तो आप यहाँ कॉलम का नाम स्पेसिफाई करते हो, फ्रॉम टेबल का नाम स्पेसिफाई करते हो, ठीक है, तो यहाँ हमने टेबल का नाम स्पेसिफाई किया, देन क्वेरी एंड, तो ये सिंटेक्स हो गया। उसी तरीके से हम यहाँ लिख दें सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ठीक है, तो ये देखो एक तरीका हो गया कि आप किसी पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। यदि पूरी टेबल सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कमांड को हम यूज करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, ठीक है,
और अलग अलग क्लॉजेस के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो कि सिलेक्ट करवाना है आपको किसी कॉलम को, और वो भी कैसे, सॉर्टेड ऑर्डर में, तो आप ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज कर सकते हो। यदि आपको टेबल के रिकॉर्ड्स को, किसी पर्टिकुलर सिलेक्टेड टेबल के रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाना है, सपोज आपको जिसका रोल नंबर 10 है उसी के रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाना है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर, टेबल या फिर स्टूडेंट का नाम लिख दो, आप स्टूडेंट टेबल का नाम लिख दो, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, जहां पर रोल नंबर क्या हो स्टूडेंट का 101 हो, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले होगा। तो अलग अलग तरीके से हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग कि टेबल में से आपको किस तरीके का डेटा डिस्प्ले करवाना है, जिसके लिए अलग अलग वेज होती है सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करने की। कुछ डिफरेंट क्लॉजेस का हम यूज कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने वेयर क्लॉज का यूज किया है, हैविंग का यूज किया है, ग्रुप बाय का यूज कर सकते हो, आप ऑर्डर बाय का यूज कर सकते हो, ठीक है। सो डिफरेंट क्लॉजेस के साथ में सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करता है टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। Fine. Where the write the steps to perform the following, and this is the last question कि यहाँ पे आपको कुछ particular options दिए हुए हैं, इनसे related आपको steps लिखनी है। पहला क्या दिया है, to create a table of content। अब table of content की जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, इंडेक्स, कि ये हमने अगेन पढ़ा है आपके डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वाली यूनिट में कि इंडेक्स कैसे क्रिएट किया जाता है। इंडेक्स पेज सभी की बुक में होता है, देखा है ना आपने, पहला पेज जिस पर सारे चैप्टर्स कौन से पर्टिकुलर पेज नंबर पर है वो आपको पता चल जाता है, ताकि आप क्विकली उस पेज को, उस चैप्टर को एक्सेस कर सकते हो, है ना। टॉपिक्स भी लिखे रहते हैं कि कोई टॉपिक आपको किसी चैप्टर का देखना है तो वो किस पेज पर है, राइट। तो टेबल ऑफ कंटेंट को हम इंडेक्स ही कहते हैं एक तरीके से, और ये कैसे क्रिएट किया जाता है। सो टू क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सो यहाँ पे देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2.5 के अकॉर्डिंग आपको दोनों को एक्सप्लेन करना है। तो इंडेक्स टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने के 3 तरीके होते हैं। क्या होते हैं, 3 तरीके। पहला तो होता है इसका इनबिल्ट टाइप का यूज कर सकते हो आप, इनबिल्ट वे का यूज कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे आप मैनुअली टेबल क्रिएट कर सकते हो, कैसे, मैनुअली टेबल क्रिएट कर सकते हो। थर्ड यहाँ पे आप यूज कर सकते हो रेफरेंसेस का, जो रेफरेंसेस ऑप्शन होते हैं ना उसकी मदद से भी। तो इन 3 तरीके से हम इंडेक्स को क्रिएट करते हैं। अब इनबिल्ट टाइप मतलब कि इनबिल्ट टाइप में यदि स्टेप्स आ गए तो आप क्या लिख कर आओगे, इनबिल्ट टाइप में आपको पहले ऊपर जो रिबन होती है ना, जहाँ पे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वहां पे कुछ स्टाइल्स दिए होते हैं टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो बस आपने जो भी डेटा लिखा हुआ है वहां से स्टाइल सिलेक्ट कर लो, सो वो एज इट इज क्या हो जाएगा, आपका एक टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। दूसरा मैनुअली, तो मैनुअली यहाँ पे आप टाइप करते हो कंटेंट को और फिर उस पर कुछ स्टाइल्स अप्लाई करते हो। देन रेफरेंस, तो यहाँ पे आपको रेफरेंस ऑप्शन पे जाना है और इसके बाद आपको क्लिक कर देना है टेबल ऑफ कंटेंट्स पर। तो यहाँ पे इस ऑप्शन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सो ये 3 ही स्टेप्स होती हैं, इन 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, टू अप्लाई अ स्टाइल टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट में अप्लाई करना है आपको स्टाइल। तो स्टाइल हमने देखा था क्या होता है, स्टाइल का मतलब होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको आप फॉर्मेट कर सकते हो। आपके पास में इनबिल्ट स्टाइल्स होते हैं बने बनाए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर्स, सारी चीजें होती है, कुछ पैटर्न्स भी होता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हो बिना इंडिविजुअली फॉर्मेट किए किसी भी लाइन को। सो यहाँ पे स्टाइल यदि अप्लाई करना है आपको तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स होती है, जैसे कि कैरेक्टर स्टाइल्स होती हैं। कौन कौन सी स्टाइल देखी थी हमने, कैरेक्टर स्टाइल होती है, पैराग्राफ स्टाइल होती है, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ बात कर लें, टेबल स्टाइल होती है, लिस्ट स्टाइल होती है, लिंक्ड स्टाइल होती है। तो डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स होती है, इनको कैसे अप्लाई करना है। सो सपोज यहाँ पे आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है, तो फर्स्ट क्या करना है, सबसे फर्स्ट यू सिलेक्ट द टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है जहां आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद में आपको ऊपर फॉर्मेट ऑप्शंस में कुछ फॉर्मेटिंग स्टाइल्स दिखती हैं। अब जिस भी स्टाइल में आपको सिलेक्ट करना है वो स्टाइल आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपको सपोज हेडिंग बड़ी चाहिए, बोल्ड चाहिए, फिर कंटेंट नीचे चाहिए, हेडिंग के नीचे अंडरलाइन चाहिए, इस तरीके का कोई स्टाइल चाहिए तो आप इस टेक्स्ट पे वो स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। स्टाइल को आप पैराग्राफ पे, कैरेक्टर पे, किसी टेबल पे, किसी लिस्ट पे, किसी पे भी आप ये स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। तो स्टेप्स क्या हुई, समझ में आ गया ना। पहली स्टेप, सिलेक्ट द
पैराग्राफ, कैरेक्टर या टेक्स्ट जिसे आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको ऊपर जो रिबन में दिए रहते हैं ऑप्शंस है ना, कुछ बिल्ट इन स्टाइल्स दी रहती है, वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हो या न्यू स्टाइल अपनी क्रिएट भी कर सकते हो। ओके, सो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। अब इन दोनों पर भी डेडिकेटेड वीडियोस बने हुए, एक एक चैप्टर है। ये स्टाइल से रिलेटेड एक चैप्टर था, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का, टेबल ऑफ कंटेंट का अपना एक चैप्टर था, पूरा एक्सप्लेन किया है प्रैक्टिकल के साथ। ओके, यदि यहाँ समझ में नहीं आ रहा है आंसर्स किस तरीके से लिखना है ये तो क्लियर है हमें, ठीक है, तो आप वहां से डिटेल में समझ सकते हो, बहुत डिटेल में मैंने समझाया है प्रैक्टिकल के साथ। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मिड टर्म पेपर फिनिश हुआ है, ठीक है, सैम स्टार ग्लोबल स्कूल का। बहुत अच्छा, बहुत शानदार पेपर था, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे। सो अब आपको आइडिया लग गया है ना कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये जरूरी नहीं कि ये जो क्वेश्चन आपके टर्म 2 में या फाइनल एग्जाम में नहीं आएंगे, ये पूरा पेपर, ये जो क्वेश्चन है कुछ इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। सो इससे हमें आइडिया हो गया है कि बोर्ड एग्जाम में इन चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइन, या हो सकता है कि आपके स्कूल में भी जो मिड टर्म एग्जाम हुए हो या होने वाले हो उनमें ये क्वेश्चंस भी रिपीट हो सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो YouTube से भी आप एक्सेस कर सकते हो, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com और हमारा जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, प्ले स्टोर से, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। सभी जगह से आप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो, किसी भी तरीके का कोई पेमेंट नहीं करना है। 100% क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है मैग्नेट ब्रेन्स। साथ ही आप यहाँ पे CUT, IIT, JEE नीट, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक, इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जैप कैप जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री। कोई कूपन नहीं, कोड नहीं मिलना है आपको, कुछ भी तरीके का कोई भी पेमेंट नहीं करना है। आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर अकाउंट को भी एक्सेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।